इस वीडियो में हम देखेंगे 10th हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये चैप्टर इतना मज़ेदार है कि मतलब पढ़कर अच्छा लगने वाला है बहुत, क्योंकि इस चैप्टर में मेनली हमको पढ़ना है कि प्रिंट जो है वो अलग अलग जगह किस तरह से होती थी और मतलब किस तरह से प्रिंट टेक्नोलॉजी आई अलग अलग जगहों पर। सुनने में बोरिंग लगता है क्योंकि देखो प्रिंट कल्चर को समझना बहुत ज़्यादा ईजी है। ये चैप्टर बहुत ईजी है, एक बार समझ लोगे ना अच्छे से आ जाएगा। तो ये जो पहले हमको इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ दिया ना, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, बट फिर भी एक बार उसको पढ़ लेते ताकि चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा हमको। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर। वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर अराउंड अस, in books, journals, newspapers, prints of famous paintings, and also in everyday things like theater programs, official circulars, calendars, डायरीज, एडवर्टीजमेंट्स, सिनेमा पोस्टर्स एट स्ट्रीट कॉर्नर्स। तो वो कह रहे हैं कि इस ज़माने में अगर कोई मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करना जहाँ पर कोई चीज़ प्रिंटेड ना हो। आप देखेंगे, आप कहीं पर भी जाओ, आपके आसपास आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिली जाएगी जो प्रिंटेड है, ठीक है। आपके आसपास न्यूज़पेपर पढ़ा हो वो प्रिंटेड होता है, मैगजीन पढ़ी हो वो प्रिंटेड है, कोई पोस्टर लगा है तो वो भी प्रिंटेड है। जरूरी नहीं अगर टेक्स्ट लिखा हो कोई सी चीज़ में वो ही प्रिंट कहलाए, नहीं, अगर कोई फोटो बनी हो, कोई पोस्टर हो, पोस्टर्स भी हमारे प्रिंट का एग्जाम्पल कहलाते हैं, ठीक है। कोई बुक हो वो भी प्रिंटेड है। तो पूरी हर जगह हर कॉर्नर में हमको कोई ना कोई प्रिंट से रिलेटेड सामान मिल ही जाएगा। वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर, सी प्रिंटेड इमेजेस, फॉलो द न्यूज थ्रू न्यूज पेपर्स एंड ट्रैक पब्लिक डिबेट्स दैट अपीयर इन प्रिंट। वी टेक फॉर ग्रांटेड दिस वर्ल्ड ऑफ प्रिंट एंड ऑफन फॉरगेट दैट देयर वॉज अ टाइम बिफोर प्रिंट। बिल्कुल हम इस चीज़ को लेते हैं, अच्छा प्रिंट ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात, पर एक बार भूल जाते हैं कि एक समय ऐसा भी होगा जहाँ प्रिंट नहीं होगी। किस तरह से ये प्रिंट हमारे जीवन में आई ये भी हमको सोचना चाहिए। We may not realize the print itself has a history which has in fact shaped our contemporary world। प्रिंट की भी एक हिस्ट्री है जिसने अपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को शेप करा, यानी कि हमारे वर्ल्ड में इतने बड़े बड़े चेंजेस लाए कि पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया प्रिंट ने। What is this history? प्रिंट की क्या हिस्ट्री है? When did printed literature begin to circulate? How has it helped create the modern world? इस चैप्टर में हमको यही देखना है। In this chapter we will look at the development of print from its beginning in East Asia to its expansion in Europe and in India। हम देखेंगे कि प्रिंट शुरू हुआ था ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया में चाइना, जापान एंड कोरिया में प्रिंट शुरू हुआ, फिर वो आया यूरोप में और फिर वो आया इंडिया में। इन 5 जगहों का प्रिंट हमको इस चैप्टर में देखना है। We will understand the impact of the spread of technology and consider how social lives and culture changed with the coming of print। हम देखेंगे कि प्रिंट को टेक्नोलॉजी ने किस तरह से अफेक्ट करा। जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी आई, जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आई तो प्रिंट को भी अफेक्ट पड़ा है नई टेक्नोलॉजी के कारण। सो वी विल सी कि किस तरह से ये होता है। ये हमको बताया गया है एक फ़ोटो में। यहाँ वैसे ये वाला फ़ोटो इंपॉर्टेंट नहीं है, 1595 का ये फ़ोटो है। अखलक आई नासिरी, पता नहीं ये वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट ये बताना चाह रहे हैं कि उस समय जब इंडिया में प्रिंट नहीं आया था तो बुक्स कैसे लिखी जाती थी। जब इंडिया में प्रिंट नहीं आता था तो देखो पेपर पे खुद हाथ से बुक्स लिखी जा रही है, यहाँ कोई कागज़ पे प्रिंट करवा के इसको साफ कर रहा है, कुछ लिख रहा है आदमी। ये आप इस फोटो में देख सकते हैं। ये वाली इमेज इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आगे आने वाली इमेजेस इंपॉर्टेंट होगी। पहले सेशन से शुरुआत करते हैं द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट का स्टार्ट देखने वाले कि किस तरह से प्रिंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलो देखते हैं। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन कहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आई थी, शुरू हुई थी चाइना, जापान एंड कोरिया में। ये 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, रट लो कहाँ पे प्रिंट शुरुआत हुआ था। अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी शुरुआत हुई थी चाइना में, जापान में और कोरिया में। दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। ये आपकी कोई मशीन्स यहाँ पर यूज नहीं होती थी, यहाँ पर क्या यूज होते थे, हैंड, यानी कि हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज यहाँ पर यूज होती हैं। सॉरी राइटिंग का मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूंगा, वो राइटिंग अभी अच्छे से आ नहीं रही है। तो अब चाइना में प्रिंट कब शुरू हुआ, 594 AD, इंपॉर्टेंट ईयर, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 594 AD में चाइना में जो प्रिंट है वो
स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब चाइना में प्रिंट कैसे स्टार्ट हुई थी? वुड ब्लॉक टेक्निक से। वुड ब्लॉक टेक्निक जो है चाइना में देखी जाती थी। वुड ब्लॉक टेक्निक क्या है? वुड ब्लॉक टेक्निक में वुड का ब्लॉक लेते हैं, उसके ऊपर करते हैं कार्विंग। इस पे क्या करेंगे? कार्विंग। कार्विंग आपको पता है ना, कोई मेटल के शार्प ऑब्जेक्ट से कोई स्टैंप जैसा बनाना। आप सभी ने स्टैंप देखा होगा, उसको इंक में लगाओ, पेपर पे स्टैंप कर दो। सेम टेक्निक यूज होती थी चाइना में। पेपर को लिया जाता था, वो वुड ब्लॉक्स को मारा जाता था इंक के अंदर, फिर ये वुड ब्लॉक को स्टैंप करने के लिए, जैसे कि उसमें अगर लेटर्स लिखे हो तो इस तरह से, वैसे चाइना के मुझे आती नहीं है चाइना अल्फाबेट, दैट्स वाई मैंने इंग्लिश अल्फाबेट लिखी। इस तरह से वहाँ पे प्रिंटिंग होती थी, ठीक है। यहाँ पे फोटो दे रखी है, नहीं फिर से फोटो आगे की है, वो उस वाली बुक की नहीं, बट कुछ इस टाइप्स की होती थी। तो 594 AD में शुरुआत हुई। बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड इन बाय रबिंग पेपर। और पेपर चाइना, ध्यान से, ये इतना पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से सुनना है, कहानी की तरह देखना है इसको। हिस्ट्री में कहानियाँ समझ जाओ, सब अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चाइना में प्रिंटिंग शुरू हुई थी बाय रबिंग पेपर। पेपर भी ऑल्सो इन्वेंटेड देयर। पेपर भी चाइना में ही इन्वेंट हुआ था अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक। वुड ब्लॉक में यहाँ पे जहाँ आप इंक लगाओगे ना, ये इतने वाले हिस्से में, उस पे आप पेपर को रब कर देते हैं। रब करना यानी रब नहीं करना होता है, एक तरीके से स्टैंपिंग करना। सो एज बोथ साइड्स ऑफ द थिन पोरस शीट, और वो शीट ऑफ पेपर जो था ना, वो बहुत पतला होता था। पोरस यानी कि इसमें बहुत सारे होल्स तो नहीं कह सकते, बट बहुत थिन होता था। इसलिए आप एक साइड प्रिंट करो ना, तो वो पीछे वाली साइड, जैसे कि मैंने कोई हैवी इंक वाले मार्कर से, हाईलाइटर से बुक पे इंक हाईलाइट करते हैं तो पीछे छप जाता है ना, वैसे ही वहाँ पर भी होता था। इसलिए आप एक ही साइड ऑफ पेपर पे प्रिंट कर पाते थे। द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक्स, जिस तरह वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जिन किताबों में यूज होती थी, उन किताबों को बोला जाता था अकॉर्डियन बुक्स। अकॉर्डियन बुक्स कैसे? फोल्ड करी जाती थी और उस पर स्टिच कर दिया जाता था। हमने पेपर फैन बनाया ना, उसी तरह से फोल्ड करके स्टिच कर देते थे। अब जैसे एक किताब बन गई, अब एक किताब की दूसरी किताब बनानी, तो उस समय तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है नहीं, तो लोग ही, जो लोग रहते थे ना, स्किल्ड लोग, क्राफ्ट्समैन, वो ही उस बुक को लेते थे और वापस से नई बुक पे वापस वर्ड टू वर्ड उसकी कॉपी बनाते थे। वो कैलीग्राफी का यूज़ करते थे, कैलीग्राफी सबको पता है, तो उसका वो यूज़ करके एक किताब की दूसरी कॉपी बनाते थे फॉर पीपल। तो इस तरह से प्रिंटिंग होती थी चाइना में। कब होती थी? 594 AD में। अब देखो चाइना में जो था ना, प्रिंटिंग एकदम से बढ़ गया। क्यों बढ़ा था? अब इस वाले में यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ऊपर ये जो पूरा पैराग्राफ था ना, ये वाला, यहाँ से पूरे MCQs आते हैं। ये पूरा रट लो ना इसको, इससे सारे MCQs यहीं से आने वाले हैं। यहाँ से आएगा हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन। द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटीरियल। वाई करके क्वेश्चन बना लो कि आपकी चाइना में इतने टाइम से प्रिंटेड मटेरियल क्यों बनता था। चलो मार्क करते। मार्क करने के लिए मैं पेन उठा रहा हूँ, क्योंकि फिर वो हट जाता है ये वाला लेजर पॉइंटर पेन। चलो पहला पॉइंट मार्क करेंगे। चाइना पोजेस्ड अ ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम विच रिक्रूटेड इट्स पर्सोनल, यानी कि उसके सॉरी वो हमारे ऑफिशियल्स, यानी कि क्या बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे ऑफिशियल्स। हाँ, ऑफिशियल्स ही बोलेंगे। आप इसकी जगह में देखो, जो भी टफ वर्ड है ना, उसकी जगह इजी वर्ड यूज कर लो। पर्सनल की जगह ऑफिशियल्स थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। पहला पॉइंट पहले पॉइंट मार्क कर लो, फिर अच्छे से समझा देता हूँ। टेक्स्ट बुक फॉर दिस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर्स अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंपीरियल स्टेट। सेकेंड पॉइंट मार्क कर लो। Third point, from the 16th century, the number of examination candidates went up and that increased the volume of print. अब समझो, चाइना में एक बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम यानी गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। अब उस गवर्नमेंट की सिस्टम में अगर आपको भर्ती होना है, अगर आपको गवर्नमेंट में कोई काम करना है, तो आपको क्या देनी पड़ेगी? सिविल सर्विसेज की एग्जाम। जैसे हमारे इंडिया में UPSC की एग्जाम होती ना, अगर आपको कुछ IAS IPS यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड नौकरियां चाहिए, तो यू हैव टू गिव UPSC की एग्जाम। तो इसी के कारण चाइना में भी एक सिविल सर्विसेज की एग्जाम होती थी उन पर्सोनल्स को रिक्रूट करने के लिए, पर्सोनल्स यानी कि ऑफिशियल्स को भर्ती करने के लिए या फिर जॉब देने के लिए एक एग्जाम होती थी। अब एग्जाम है, एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे कैसे? टेक्स्ट बुक से। तो टेक्स्ट बुक्स की प्रिंटिंग जो है चाइना ने बढ़ा दी थी। टेक्स्ट बुक्स फॉर द एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर। तो इसी एग्जाम की
इसी एग्जाम की तैयारी के लिए जो टेक्स्ट बुक मिलती थी ना, उसकी प्रिंटिंग बढ़ा दी गई। कौन स्पॉन्सर करता था? खुद गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती थी, इसलिए और ज़्यादा नंबर में प्रिंटिंग हो पाती थी चाइना में। फ्रॉम द 16th सेंचुरी द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप। अब जैसे ही अब उनको पता चला गवर्नमेंट एग्जाम तो सबको अच्छे लगते थे, गवर्नमेंट की नौकरी सबको पता है बढ़िया होती है, तो लोग जो है वो ज़्यादा देने लग गए इस एग्जाम को। अब ज़्यादा लोग आ गए तो ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स की ज़रूरत पड़ने लग गई। इसके कारण चाइना में कौन सी सेंचुरी थी ये? आई थिंक सो 16th सेंचुरी ना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। 16th सेंचुरी में चाइना में जो प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी था वो बढ़ गया। वहाँ पर चाइना में प्रिंट ज़्यादा होने लग गई। क्यों? क्योंकि चाइना का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बहुत बड़ा था। एग्जाम शॉर्ट में बता रहा हूँ, चाइना में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बहुत अच्छा था, इसलिए लोग वहाँ पे नौकरी करना चाहते थे। उस नौकरी के लिए उनको देनी पड़ती थी सिविल सर्विस एग्जाम। सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी के लिए चाहिए पड़ती थी बुक्स की जो थी ना वो प्रिंटिंग बढ़ने लग गई। जिस तरह से लोग वहाँ पर एग्जाम की कैंडिडेट्स बढ़ने लग गए, वैसी बुक्स की प्रिंटिंग बढ़ने लग गई। इसके कारण चाइना में 16th सेंचुरी में प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन देखा गया, यानी प्रिंटिंग में बहुत ही बूम देखा गया, इंक्रीज। By the 17th century, as urban culture bloomed in China, the uses of print diversified. जिस तरह से 17th सेंचुरी में अर्बन कल्चर आया चाइना में, प्रिंट जो था वो डाइवर्सिफाई हो गया। डाइवर्सिफाई यानी और बढ़ गया। प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज बाय द स्कॉलर ऑफिशियल। अभी हमने क्या देखा? पढ़ाई के कारण होता था ना, ऊपर एग्जाम देनी पड़ती थी हमारी सिविल सर्विसेज एग्जाम के कारण प्रिंट करवाते थे वो लोग। तो अब जो है ना सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी कि स्कॉलर ऑफिशियल यानी पढ़ाई से रिलेटेड भी और तो और पढ़ाई को छोड़ के दूसरे कामों में भी प्रिंट यूज करने लग गया। क्यों यूज होने लग गया? आ जाओ एमसीक्यूज मार्क कर लेते हैं। मर्चेंट्स यानी ट्रेडर्स जो है ना अपनी एवरीडे लाइफ में ट्रेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए प्रिंट का यूज करने लग गए कि इसको इतना सामान दिया इतने रुपए में इस तारीख को, उसने इतना सामान मेरे को इस तारीख को दिया, ये सब लिखने के लिए मर्चेंट्स ट्रेडर्स प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करने लग गए। आगे देखेंगे, रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लीजर एक्टिविटी यानी कि अपना फ्री टाइम में क्या करने लग गए लोग? रीड करने लग गए। बुक्स रीडिंग करने चालू कर दी लोगों ने। अब बुक रीडिंग करना चालू कर दी लोगों ने तो बुक्स की हमारी कॉपीज बढ़ना चालू हो जाएगा ना। अगर लोग फ्री टाइम में बुक्स पढ़ रहे हैं तो बुक का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा। द न्यू रीडरशिप प्रिफर्ड फिक्शनल नरेटिव्स। अब क्या वो लोग क्या पढ़ते थे? फिक्शनल नरेटिव यानी कि मनगढ़ंत यानी कि मन में बनाई गई कहानियां जो रियल लाइफ में नहीं हो सकती। फिक्शन, पोएट्री यानी कि हमारी कविताएं, ऑटोबायोग्राफीज लोगों की जीवन आत्मकथाएं, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीसेस एंड रोमांटिक प्लेस का मतलब पता है। रिच वुमेन जो होती थी, बड़ी बड़ी अमीर औरतें, वो वहाँ पे रीड करती थी और तो और बुक्स लिखती भी थी, अपनी कहानियाँ लिखती थी, प्लेस लिखती थी और पोएट्री भी लिखा करती थी। स्कॉलर ऑफिशियल्स की जो पत्नियाँ होती थी वो भी अपने अपने वर्क्स डालती थी। इन कॉटिसन्स यानी कि जो क्या बोलते हैं हमारे दरबार में बैठते हैं ना, राजा के दरबार में दरबारी, उनको कॉर्टिसन्स बोलते हैं, वो भी अपने अपने जीवन के बारे में लिखा करते थे। तो ये जो नया रीडिंग कल्चर था, ये चारों जो मैंने चीज़ें बताई ना, क्या कौन कौन यूज़ करता था? मर्चेंट्स अपने एवरीडे लाइफ में, लोग रीडिंग को लीजर एक्टिविटी बनाने लग गए। अब वहाँ पर कौन कौन सी किताबें होती थी? ये वाली किताबें होती थी। अब विमेन जो थी वो भी खुद करने लग गई, रिच विमेन भी। ये जो इतना हिस्सा है ना, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कहानी की तरह समझो, बहुत ही ईजी है हमारा प्रिंट कल्चर। अब ये जो नया रीडिंग कल्चर था, वो नई टेक्नोलॉजी भी मिल गई उसको। अब आप सोचो, कल्चर बढ़ रहा है रीडिंग का, सबको किताबें चाहिए, अब नई टेक्नोलॉजी भी आ गई तो और बुक्स ज़्यादा जल्दी छपेगी। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स आ गई उन लोगों के पास, मैकेनिकल प्रेसेस आने लग गई, इंपोर्ट होने लग गई लेट 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में देखो, ये वाला पैराग्राफ था 16th का, ये 17th का, ये 19th का। 19th सेंचुरी में वहाँ पे मैकेनिकल प्रेसेस इंपोर्ट होने लग गई। अब वेस्टर्न पावर एस्टेब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना। कैसे? क्योंकि जब चाइना में वेस्टर्न पावर्स आने लग गई थी ना, वेस्ट यानी यूरोप और अमेरिका की, तो वहाँ पे हमारे चाइना में प्रिंटिंग प्रेस आ गई। तो प्रिंटिंग प्रेस के बाद वहाँ पर इतनी प्रिंटिंग होने लग गई, भगवान जाने बहुत प्रिंट्स होती थी वहाँ पे। इसके कारण जो शंघाई जगह थी ना, वो प्रिंटिंग हब बन गया चाइना का। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शंघाई वहाँ का प्रिंटिंग हब बन गया। हब कब बनाते हैं? जब वहाँ पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा
अमाउंट में हो रही हो। केटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग मैंने बता दिया, पहले कैलीग्राफर्स होते थे ना, जो कैलीग्राफी करके बुक्स को प्रिंट करवाते थे, तो वो क्या करते थे, पहले हैंड प्रिंटिंग करते थे। तो अब हैंड प्रिंटिंग के बाद वहाँ पर एक शिफ्ट देखा गया मैकेनिकल प्रिंटिंग में। जैसे ही प्रेसेस आ गई तो हैंड प्रिंटिंग से क्या हो गया, मैकेनिकल प्रिंटिंग आ गई। ये बहुत ईजी है, देखो मैं बता रहा हूँ ना, हमारा प्रिंटिंग वाला चैप्टर वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है समझने के लिए एज कम्पेयर टू द प्रीवियस चैप्टर। जैसे कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया, नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया, एंड हमारा क्या बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन वाला क्या था वो, द राइज ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड मुझे चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा। वैसे उसकी वीडियो भी डली हुई है हमारे चैनल पे, वो भी देख लेना ना। हाँ सॉरी, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, हाँ ये नाम था उसका। तो ये तीनों की ही वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो मैं कहा था द न्यू रीडिंग कल्चर भी हो गया। प्रिंट इन जापान पर आ जाओ, मैंने बता दिया चाइना में हुई थी सबसे पहले प्रिंटिंग, जापान में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, कोरिया में हुई थी। तो चाइना का हमने पूरा केस देख लिया, जापान का देखो। अब जापान में प्रिंटिंग कैसे गई थी, चाइना के कारण ही गई थी। चाइना में जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे ना, वो गए जापान, और जापान में लेकर चले गए हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक्स। वो जो वुड ब्लॉक टेक्निक होती थी ना, स्टैंप वाली, वो बुद्धिस्ट मिशनरीज को पता थी, तो बुद्धिस्ट मिशनरीज गई जापान में, वहां पर बता दिया इस तरह से प्रिंटिंग होती है, तो जापान वाले लोगों ने भी समझ लिया प्रिंटिंग कैसे होती है। तो कब गए थे, 768 से 770 AD में बुद्धिस्ट मिशनरीज चाइना से गए थे जापान, और वहां पे इंट्रोड्यूस कराई हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो ओल्डेस्ट, फिर वहां पे जापान में भी बुक प्रिंट हो गई। जापान में बुक कब प्रिंट हुई थी, 868 AD में। उस बुक का नाम था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। ये रही उस बुक की एक फोटो, इस तरह से वो बुक प्रिंट हुई थी, देख रहे हो, एक पेज है उस बुक का, कंटेनिंग 6 शीट ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशन। तो वहां पे क्या, उस बुक में 6 शीट, जो 6 शीट की किताब थी वो जरा सी। पिक्चर्स व प्रिंट, अब देखो वो तो हुआ, और क्या क्या प्रिंटेड होने लग गई, पिक्चर्स होने लगी टेक्सटाइल पे, यानी कि हमारे कपड़ों के ऊपर पिक्चर्स प्रिंट होना शुरू हो गई। प्लेइंग कार्ड्स पे प्रिंट चालू हो गया, मनी पे पेपर मनी बनने लग गई। मेडिवियल जापान, यानी कि बीच का जब मतलब 14-15 सेंचुरी में क्या हुआ, पोएट्स जो थे ना, वो राइटर्स जो थे, वो रेगुलरली पब्लिश करने लग गए अपनी किताबें। एंड बुक्स वर चीप एंड अबंडेंट, जो बुक्स थी ना वो सस्ती थी। पेंटिंग्स ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। समझ में आ रहा है, समझाने की जरूरत नहीं है। अब लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ ना, अर्बन सर्कल्स एट ईडो क्या है, टोक्यो, MCQ बहुत इंपॉर्टेंट, ईडो हमारा टोक्यो को कहा गया है। इलस्ट्रेटेड कलेक्शंस ऑफ पेंटिंग्स, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है प्रिंटिंग, जो अभी हमने देखी टेक्स्ट की देखी कि हर जगह लोग टेक्स्ट को प्रिंट करते थे, लेकिन नहीं, प्रिंटिंग हमारी फोटोज की भी हो सकती है। तो ये जो प्रिंट है वो टेक्स्ट का तो होता ही है, साथ ही साथ पिक्चर्स की भी प्रिंटिंग होती है, आपको पता है ना, पिक्चर्स की भी प्रिंट होती है, पोस्टर्स वगैरह। तो पोस्टर्स जो थे, पिक्चर्स जो थी ना, लोग वो भी प्रिंट करना शुरू कर दिए। अब उसमें वो क्या दिखाते थे, उसमें वो लोगों की जिंदगियां दिखाया करते थे। अब जापान में सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज क्या है, हमारी टी। जो है ना, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है हमारे जापान में। तो जो टी के क्या बोलते हैं उनको, वो याद नहीं आ रहा वो वर्ड मुझे, रुको यहाँ पे लिखा होगा, टी हाउस गैदरिंग्स। हाँ, तो टी हाउस गैदरिंग्स पे क्या विमेन किस तरह से वर्क करती थी और मैन किस तरह से रिलैक्स करते थे, वो जो मैन और विमेन की हालत एट दैट टाइम, वो लोग प्रिंटिंग से दिखाते थे। मतलब वो जो चीज़ें बोली नहीं जा सकती, पेंटिंग्स के द्वारा वो दिखाते थे। पेंटिंग्स डिपिक्टेड एन एलिगेंट अर्बन कल्चर इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट, कोर्टिसंस एंड टी हाउस गैदरिंग्स। अब देखो ये सारी की सारी जो किताबें हैं वो कहाँ स्टोर होती थी, ऑफकोर्स लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स में। वर पैक्ड विथ हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप्स, बुक्स ऑन वुमेन। अब किन किन पे लिखी जाती थी वहाँ जापान में किताबें, विमेन के बारे में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, प्रॉपर एटिकेट, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस। ये हमारी किटागावा उटामारो है, ये जो ईडो यानी टोक्यो में पैदा हुई थी 1753 में। ये वाइडली नोन की जाती है अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस इन आर्ट फॉर्म कॉल्ड उकियो। उकियो में इनका ये है आर्ट फॉर्म, दिख रहा है जिस तरह से लोगों को इस तरह से बनाते थे, आपने देखा होगा जापान में, तो ये उकियो कहलाता है। आगे का आप टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, मेन इतनी 2 लाइनें थी जो इसकी इंपॉर्टेंट है।
आगे देखते हैं। ये एरिया में जिस तरह से जापान में जिस तरह से प्रिंटिंग होती थी, अब देखो ये एक मैन है, ये टी हाउस गैदरिंग है, सारी विमेन जो है यहाँ पे काम कर रही है, आपको दिख रहा है। और एक ये मैन है, मैन आराम से चाय पी रहा है, बढ़िया बाहर का व्यू देखते हुए, बाकी सारी विमेन काम कर रही है। एक अर्बन कल्चर को, ये अर्बन कल्चर को डिपिक्ट कर रहा है। अर्बन कल्चर की ये पेंटिंग है, किसने बनाई है याद कर लो। ये भी एक उकियो है, देख रहे हैं सारा ये उकियो वाला, ये शायद आई थिंक सो ये आपको विमेन एक ही जैसी दिख रही होगी। मॉर्निंग सीन बनाया गया है, उकियो प्रिंट बाय, किसने बनाया है ये, शुनमन कुबो ने, लेट 18th सेंचुरी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं सेकंड हमारे उस पे, सेकंड सेशन पे। इसका जो सेकंड सेशन है, प्रिंट कम्स टू यूरोप, इसमें हमको देखना है कि प्रिंटिंग जो टेक्निक्स हैं वो यूरोप में आई, फिर यूरोप में आके किस तरह से प्रिंट जो है वो डेवलप हुआ। हमने अभी देख लिया चाइना में क्या हुआ था एंड जापान में क्या हुआ था। चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पहले आई थी, चाइना के बुद्धिस्ट मिशनरी जापान में गए और वहाँ पे भी प्रिंटिंग टेक्निक आ गई। अब यूरोप में कैसे आई, ये आई थी हमारे मार्को पोलो के कारण। मार्को पोलो जो थे ना, वो इधर उधर घूमा करते थे, मतलब ये वही हैं ट्रैवलर्स हुआ करते थे जो अलग अलग लैंड को ढूंढने की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकते थे। तो ये गए थे और यहाँ पर मतलब मार्को पोलो लेकर आए थे चाइना से प्रिंट की जानकारी यूरोप में। और यूरोप में क्या क्या हुआ वो हमको इस सेशन में देखना है। और इसके नेक्स्ट पेज में हमको देखने हैं गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। तो ये जो गुटेनबर्ग थे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंटिंग प्रेस बनाया था। जोहेन गुटेनबर्ग इनका पूरा नाम था। तो हमको पता है सिल्क एंड, देखो फॉर सेंचुरी सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप। हमको पता है सेंचुरी से सिल्क रूट हमने बेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी देख लो, सिर्फ 30 मिनट्स में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है विथ एवरी सिंगल डिटेल। जो सिल्क रूट में क्या होता था, चाइना जो है वो अपना सामान यूरोप में भेजता था। चाइना अपना सामान यूरोप में भेजता था, चाइना का सिल्क, चाइना की पॉटरी। तो इन द 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप विया द सेम रूट। फिर क्या हुआ, 11th सेंचुरी में चाइना का पेपर जो है ना वो भी यूरोप पहुंच गया। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब जब वहाँ का वो लोग क्या खाली पेपर भेजते थे और वहाँ पे वो उस पेपर की वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाने लगते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स जो पेपर पे लिखी जाती। फिर क्या हुआ, केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। स्क्राइब्स कौन होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्राइब्स वो लोग होते थे जो पेपर पे लिखने का काम करते थे, कॉपी करने का काम करते थे। मैंने बताया ना, एक बुक आती थी उसको कैलीग्राफर्स जो कैलीग्राफी करते हैं उसको वो कॉपी करते थे। तो कैलीग्राफी करने वाले लोग को स्क्राइब्स बोला जाता था। देन 1295 में, सॉरी 1295 क्या होता है, हाँ, तो 1295 में मार्को पोलो जो थे ग्रेट एक्सप्लोरर थे, वो रिटर्न करते हैं इटली फ्रॉम मेनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। एज यू रीड अबव, चाइना ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। मार्को पोलो ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विथ हिम। मार्को पोलो ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक लेकर आ गए हमारी इटली में। कहाँ से, चाइना से। इटली कहाँ का पार्ट है, यूरोप का पार्ट है। नाउ इटालियंस बिगेन प्रोड्यूसिंग बुक्स विथ वुड ब्लॉक्स एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। फिर धीरे धीरे इटालियंस जो थे ना, इटालियंस ने भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग अपनाई एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी ये टेक्निक्स को भेज दिया। फिर क्या हुआ, लग्जरी एडिशन। अब देखो ये लोग थे बहुत तेज। अब चाइना में तो एक ही टाइप की वो बुक्स बनती थी, लेकिन इटली में क्या 2 टाइप्स की बुक बनती थी। एक तो ये चीप बुक्स बनाते थे और एक बनाते थे एक्सपेंसिव बुक्स, बड़े बड़े अमीर लोगों के लिए। अमीर लोगों के लिए क्या लग्जरी एडिशंस निकालते थे वो बुक का। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंसिव वेलम पे लिखी जाती थी। वेलम क्या होता है, वेलम इज अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। एनिमल की स्किन पे ये लिखी होती थी, मोटे कागज होते थे, उस पर सुंदर तरीके से लिखते थे, वो लग्जरी एडिशन होते थे। ये वो बनाते थे अमीर लोगों के लिए। मेंट फॉर ऑटोक्रेटिक सर्कल्स। ऑटोक्रेटिक मैंने आपको बता रखा है, ऑटोक्रेटिक नाम में सुन के ही समझ में आ जाओ, हाई क्लास वाले लोग, हाई क्लास रहने वाले लोगों के लिए। In rich monastic libraries, which scoffed at printed books as cheap vulgarities. Merchants and students in the university towns bought the cheaper printed books. जो मर्चेंट नॉर्मल थे और जो स्टूडेंट्स थे वो चीपर प्रिंटेड बुक्स लेते थे। इटली में दो तरीके से वो बुक प्रिंट करते थे, एक हमारी वेलम की और एक हमारी चीपर प्रिंटेड कॉपीज। ठीक है, अब देखो
As the demand for books increased, booksellers all over Europe began exporting books to many different countries. बुक पे अब देखो धीरे धीरे अब लोगों ना जैसे इटली और यूरोप में आई किताबें, धीरे धीरे किताबों की डिमांड्स जो है वो इंक्रीज होने लग गई। इसलिए ये जो इटली से जो लोग थे ना वो ऑल ओवर यूरोप बुक्स को भेजने लग गए। और तो और बुक फेयर्स यानी बुक के मेले हमारे उज्जैन में भी आई थिंक सो सितंबर में अभी लगा था। बहुत अच्छा बुक फेयर था वहाँ पे, दशहरा मैदान पे लगा था वो बुक फेयर। बहुत सारी वहाँ पे भी हमको अलग अलग टाइप्स की बुक्स देखने को मिलती, तो वही बुक फेयर होते हैं, वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपांडेड डिमांड। अब हर जगह हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ऑर्गेनाइज करा जाता था कि भाई तूने एक स्क्राइब्स को बोल दिया कि 1 से 100 तक तुम लिख दो, 100 से 200 तक दूसरा स्क्राइब लिख देगा। इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स बनाई जाती थी ताकि फटाफट उनकी प्रोडक्शन हो पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। और बाय वेल्दी और influential patrons but increasingly by booksellers as well. More than 50 scribes often worked for one bookseller. तो सब बुकसेलर्स ना ढेर सारे स्क्राइब्स अपने पास बिठा लेते थे, ऊपर धमाधम बुक्स की छपाई होती थी, वो धमाधम बेचते थे। इसके कारण एक बुकसेलर के पास कम से कम 50 तक स्क्राइब्स होते थे, एटलीस्ट 50 का स्क्राइब्स तो बहुत ही कम नंबर है उनके लिए। But the production of handwritten manuscripts could not justify the ever increasing demand for books. बिल्कुल, अब कोई इंसान साहब कितनी ही बुक्स लिखा लो, वो इंसान क्या एक मशीन की जगह ले सकता है? नहीं ले सकता। तो ये जो लोग जो काम करते थे ना वो इंक्रीजिंग डिमांड को मैच नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है, एक सेकेंड, यहाँ से आता है कि कहाँ आगे से आने वाला है? आई थिंक सो, हाँ यहीं से आएगा। या ये जो दो हिस्सा था ना, देखो ये तो पूरा एमसीक्यू का है मार्को पोलो के बारे में, यहाँ से पूरे एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, ये बता देता हूँ, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने नहीं वाला, इसको से समझना आई थिंक सो, हाँ समझना है इसको। ठीक है, यहाँ से आएगा एक क्वेश्चन कि जो कॉपिंग जो था, कॉपिंग के कारण मतलब ये एवर इंक्रीजिंग डिमांड को क्यों स्टॉप नहीं कर पा रहा था। यहाँ से हमारा क्वेश्चन आएगा ये वाला, आगे लगा लीजिए वाई। अब चलो इसके पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉपिंग वॉज एन एक्सपेंसिव लेबरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस ऑफ कोर्स। अब क्यों कॉपी जो लोग काम करते थे क्यों डिमांड मैच नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि ये एकदम बिजनेस जो था ये एक्सपेंसिव था, टाइम कंज्यूमिंग का काम था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होती थी वो फ्रेजाइल होती थी एंड ऑकवर्ड टू हैंडल एंड क्या था, ऑकवर्ड टू हैंडल एंड कुड नॉट बी कैरीड अराउंड इजीली। बिल्कुल, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखते थे ना लोग कागज़ पे, ये बहुत ही बल्कि भारी सी होती थी और इनको कैरी करना आसान नहीं होता था। ठीक है, फिर आगे दियर सर्कुलेशन देयरफॉर रिमेन्ड लिमिटेड। बिल्कुल, इसके कारण उनकी सर्कुलेशन जो थी ना वो लिमिटेड रह गई। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स में आप ये लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। With the growing demand for books, woodblock printing gradually became more and more popular. अब जो लोग हाथों से लिखते थे ना उसकी जगह वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक्स जो है ना वो ज़्यादा फेमिलियराइज होती गई, ज़्यादा पॉपुलर होती गई। अब हाथ से कोई लिखेगा, छापना एकदम स्टैम्प लगा लगा के फटफट छापते जा रहे हैं, वो ज़्यादा ईजी पड़ता था लोगों को। By the early 15th century, woodblocks were being widely used in Europe to print textiles. अब woodblock को कहाँ कहाँ यूज़ करने लग गए? टेक्सटाइल यानी कपड़ों पे डिज़ाइंस बनाने के लिए, प्लेइंग कार्ड्स खेलने के लिए जो कार्ड्स होते हैं उस पर, एंड रिलीजियस पिक्चर्स विद सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट। ठीक है, सेम जिस तरह से जापान में यूज़ होता था ना वैसे ही यहाँ पर भी यूज़ होने लग गया यूरोप में। अब आता है मेन बहुत अच्छा जो प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन लेकर आया वो है हमारे जोहान गुटेनबर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, ये लेकर आए थे हमारे प्रिंट रिवॉल्यूशन को। चलो इनके बारे में देखते हैं। प्रिंट रिवॉल्यूशन को लेकर आए हमारे जोहान गुटेनबर्ग। देयर वॉज क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर प्रोडक्शन। अब देखो, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि और क्विक प्रोडक्शन हो और ज़्यादा चीप प्रोडक्शन हो। तो क्विकर एंड चीपर प्रोडक्शन के लिए अब देखो, चाहे आप भले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग अपना लो या फिर आप हाथ से लिख लो, बट वो भी इतना फास्ट नहीं हो पा रहा था जितनी डिमांड थी। तो उसको और फास्ट करने के लिए हमारे जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे।
बहुत ज़्यादा नीड थी ऑफ विद द इन्वेंशन. सो द ब्रेक थ्रू अकॉर्ड एट स्ट्रेसबर्ग जर्मनी वेयर. बहुत इंपॉर्टेंट है. जोहन गुटेनबर्ग कहाँ के थे? स्ट्रेसबर्ग जर्मनी के थे. वहाँ पर उन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई. बहुत इंपॉर्टेंट साल 1430. ये इतनी लाइन तो रट लो भाई तुम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एमसीक्यू में. ठीक है, मैंने इस पेज पे बता दिया. ये पूरा पैराग्राफ एमसीक्यू का है, इसको हमको सिर्फ समझना है. यहाँ से मैंने 3 मार्क का क्वेश्चन बता दिया, यहाँ से एक और एमसीक्यू मैंने बता दिया. आगे बढ़े, चलो. पूरा हमको गुटेनबर्ग की जानकारी लेनी. कौन थे गुटेनबर्ग, और उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस बनाई वो क्या थी, उसके बारे में जानकारी लेनी है. और वो प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने लॉन्च करी तो प्रिंटिंग प्रेस से क्या फ़ायदा हुआ, ये 3 चीज़ें हमको 2.1 वाले सेशन में जानना है. देखो मज़ा आ रहा है ना प्रिंटिंग प्रेस को जानने में, तो फिर वीडियो को लाइक कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. ठीक है, हमारे जो जोहन गुटेनबर्ग थे वो, उनका फोटो यहाँ पर गिवन है, पिक्चर बेस में आ सकता है. अच्छे से देख लो, पहचान लो कि ये हमारे जोहन गुटेनबर्ग हैं. तो ये जो कहा किसके बेटे थे, इनके पिताजी जो थे एक मर्चेंट थे और लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट में ही क्या बोलते पले बढ़े. फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस. अब देखो जिस तरह से वाइन बनती है ना, तो वो क्या एकदम एक्सट्रैक्ट से बनती है. जैसे ग्रेप वाइन आपने सुना होगा, तो ग्रेप्स को क्या प्रेस करते हैं. ग्रेप्स को हम जैसे ही प्रेस करते हैं ना, तो उसका लिक्विड बाहर आता है, उसका एक्सट्रैक्ट को वो वाइन बनाने में यूज़ करते हैं. तो हमारे जोहन गुटेनबर्ग थे, उन्होंने बचपन से ही देखा था किस तरह से वाइन बनाने के लिए ऑलिव प्रेसेस का यूज़ किया जाता है. ऑलिव को पिचका के प्रेस करके उसका एक्सट्रैक्ट का यूज़ करते थे वाइन बनाने में. तो इन्होंने बचपन से देखा था. सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स, बिकेम अ मास्टर गोल्ड स्मिथ. फिर बड़े होकर इन्होंने पत्थरों पे कारीगरी करना सीखा और मास्टर गोल्ड स्मिथ बन गए. गोल्ड स्मिथ यानी कि सोनार बन गए. एंड ऑल्सो अक्वायर्ड द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लीड मोल्ड्स यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स. अब धीरे धीरे ये लेड के यानी कि मेटल के मोल्ड्स बनाने लग गए, जो ट्रिंकेट्स को बनाने के. ट्रिंकेट्स जैसे कि देखो, आपने कोई रिंग देखी होगी, उस रिंग में जैसे कि आपको डायमंड को लगाना है, तो उसके यहाँ पर आसपास एक मोल्ड बनाते हैं वो, ताकि डायमंड ईजिली उसमें प्लेस हो जाए. तो वो मोल्ड बनाना ही हमारे गुटेनबर्ग ने सीख लिया था. ठीक है, और फिर आगे देखते हैं, कहाँ था मैं. हाँ, drawing on this knowledge, Gutenberg adapted existing technology to design his innovation. The olive press provided the model for the printing press, and molds were used for casting the metal types for the letters of the alphabet. ध्यान से समझना, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि उन्होंने कैसे बनाई प्रिंटिंग प्रेस. देखो, इनका जन्म हुआ था एक मर्चेंट के घर में, बड़े आराम से पैसे इनके घर में थे. इन्होंने बचपन से देखा था ऑलिव प्रेस किस तरह से काम करती है वाइन बनाने के लिए. ऑलिव्स को पिचकाया जाता था, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको वाइन बनाने में यूज़ करते थे. बड़े होकर इन्होंने पत्थरों पे कारीगरी करके एक मास्टर गोल्ड स्मिथ बन गए. तो इनको 2 टेक्निक्स मालूम है, प्रेस करने की और पत्थरों पे खुरेद के कारीगरी करने की. सेम इन्होंने 2 टेक्निक्स अपनाकर प्रिंटिंग प्रेस बनाया. ये पत्थरों के मोल्ड बनाते थे अल्फ़ाबेट्स के, और उन्होंने क्या प्रेस के नीचे रखते थे और उसको प्रेस करते थे. मतलब कागज़ को रखा, उसके ऊपर मोल्ड को रखा और उसको प्रेस करते थे. अब जैसे ही उसको प्रेस करते थे, फिर प्रेस को वापस उठाएंगे, वो कागज़ को नीचे से निकाल लेंगे, मोल्ड वहीं रहेगा. समझो, ये यहाँ पर हमारा मोल्ड है, ये उसके नीचे कागज़, ये मोल्ड को ये चिपका हुआ है. इस मोल्ड को इस पर प्रेस करा, पूरी मोल्डिंग आ गई कागज़ पे, कागज़ को हटा लिया, ये वहाँ पर वैसा का वैसे ही हमारा मोल्ड रहेगा. अगला कागज़ लगाया, अगले कागज़ पे भी प्रिंट आ जाएगा. इस तरह से वो फटाफट हमारी प्रिंटिंग करते थे. इस तरह से उन्होंने बनाई थी प्रिंटिंग प्रेस. बहुत इंपॉर्टेंट है ये उनके जीवन की कहानी. फिर मैं कहा था वो एकदम कहानी में घुस जाते हैं. बाय 1448 कहाँ बनाई थी इन्होंने, 1430s में बना ली थी ना, ये हमने पीछे देखा. तो बाय 1448 में उन्होंने परफेक्टेड दिस सिस्टम, उन्होंने अच्छी तरीके से बढ़िया वाली प्रिंटिंग प्रेस बना ली. और फिर जो उन्होंने पहली बुक जो प्रिंट करी थी वो कौन थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो 3 बार पूछ लिया गया अभी तक ये सवाल, वो है बाइबल. उन्होंने और 180 कॉपी बना ली थी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 सालों में. सुनने में भी बहुत अजीब लग रहा है कि 3 साल लगाती है सिर्फ 180 कॉपी बनाने के लिए, बट उस ज़माने के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा नंबर है. न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक. अब जब इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई, वो एकदम ऐसे आते से ही चेंज नहीं कर दिया उसने कि एकदम जैसे हमारी ये प्रिंटिंग प्रेस आई तो सारी जो प्रिंटिंग है सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस से होने लगी, सारी वुड ब्लॉक और स्क्राइब्स को हटा दिया गया. नहीं, थोड़ा टाइम लगा प्रिंटिंग प्रेस को अडेप्ट करने में. इसलिए ऐसे सारे स्क्राइब, जैसी प्रिंटिंग प्रेस है, स्क्राइब्स और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं हटाई, इसके कारण थोड़ा टाइम लगा इसको आने में.
इन फैक्ट जो प्रिंटेड बुक्स जो थी वो फर्स्ट क्लोजली रिसेंबल द रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट। ये जो प्रिंटेड बुक्स बनाते हैं ना सेम वैसी लगती थी जैसा मैन्यूस्क्रिप्ट्स और लेआउट में बनाई गई है। द मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल्स। बिल्कुल वो जिस तरह से उन्होंने फ्रेम्स बनाई थी ना मेटल लेटर्स की, उन्होंने सेम जैसे लिखते हैं ना वैसे वाले उन्होंने लेटर्स की फ्रेम्स बनाई थी। अब जैसे कि ये बुक हो गई, ये देखो यही बुक का पन्ना देख लो। ये जो बुक है ना ये प्रिंट कहाँ करते थे, सिर्फ इसके इतने इनर वाले हिस्से में। इसकी जो बुक के ना सुंदर सुंदर बॉर्डर बनाई जाती थी। आपने अगर पहले जमानों की बुक्स देखी होगी ना तो यहाँ यहाँ इतने हिस्से में क्या वो करते थे, बॉर्डर बनाया करते थे सुंदर सुंदर पत्तियों की वगैरह। तो ये क्या करते थे हमारे जोहन गुटेनबर्ग, ये सिर्फ अंदर का हिस्सा प्रिंट कर देते थे, बाहर की बॉर्डर फिर भी लोग जो है ना ड्रॉ करके बनाते थे। और जो अमीर लोग थे ना, अमीर लोगों को तो भाई अपनी अमीरी दिखानी, वो अपनी बॉर्डर्स को कस्टमाइज करवाते थे। नहीं मुझे ना इसमें ग्रीन कलर की बॉर्डर चाहिए, फिर वो ग्रीन कलर की बॉर्डर्स बनाकर देते थे। बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड बाय हैंड विथ फॉलिगल एंड अदर पैटर्न्स। फॉलिगल यानी कि वो फ्लावर्स वाले जो पैटर्न्स होते हैं ना, फ्लोरल पैटर्न्स, उनको बोला जाता है। एंड इलस्ट्रेशंस वर पेंटेड, उसमें पेंट करा जाता था। इन द बुक्स प्रिंटेड फॉर द रिच लोगों के लिए स्पेस जो छोड़ी जाती थी डेकोरेशन के लिए। ईच परचेसर कुड चूज द डिजाइन एंड डिसाइड ऑन द पेंटिंग स्कूल दैट वुड बी द इलस्ट्रेशन। सब अपने मन से डिसाइड भी कर सकता था कि मुझे मेरी बुक में कौन सी डिजाइन चाहिए। अब देखो, अब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो उसके कारण क्या फ़ायदा हुआ ये हमको इस वाले पेज पे जानना है। 1450 एंड 1550s में क्या हुआ, ये है हमारा हाफ ऑफ द लेटर हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी में। प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेटअप इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, जगह जगह पहुंच गई। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रेवल्ड टू अदर कंट्रीज। अब जर्मनी से प्रिंटर्स जो है ना अलग अलग, जो कि ये जो थे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ रहते थे मैंने अभी पीछे ही बताया था, जर्मनी में थे। ये क्या नाम था इनका, सॉरी जगह का, स्ट्रेसोबर्ग, जर्मनी में ये थे। तो ये जो स्ट्रेसोबर्ग था ना, यहाँ से ये यहाँ पर अलग अलग जर्मनी की जगह पर इन्हें अपनी प्रिंटिंग प्रेस दे दी थी। फिर जर्मनी से भी लोग अपनी प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया लेकर बाहर गए और पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया पहुंचाया। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रेवल टू अदर कंट्री सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेसेस। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस ग्रू, जैसे जैसे ये प्रिंटिंग प्रेसेस बढ़ी फिर क्या हुआ, बुक प्रोडक्शन बूम हो गया। द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी में 20 मिलियन कॉपीज जो पहले आती थी प्रिंटिंग बुक्स फ्लोडिंग द मार्केट, वो नंबर 20 मिलियन से 200 मिलियन पहुंच गया। द शिफ्ट फ्रॉम हाथ से लिखी गई किताबों को शिफ्ट देखा गया मैकेनिकल प्रिंटिंग को, जिसने प्रिंट रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करा। प्रिंट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कोई चीज का इंक्रीज होना, ठीक है। तो प्रिंट रिवॉल्यूशन आया हैंड रिटन प्रिंटिंग से, हैंड प्रिंटिंग की जगह वो मैकेनिकल प्रिंटिंग पे शिफ्ट हो गया। किसकी वजह से, हमारे जोहन गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। चलो अब थर्ड सेशन देखते हैं। थर्ड सेशन के पहले ये दो इमेजेस हैं, दो इमेजेस बता देते हैं। ये पहली जो इमेज है ये है हमारी बाइबल की। ये जो बाइबल जो गुटेनबर्ग ने जो प्रेस बनाई थी ना, प्रिंटिंग प्रेस, उससे उसने बाइबल प्रिंट करी थी, 180 प्रिंट करी थी 3 सालों में। तो उसका एक पन्ने की यहाँ एक फ़ोटो भेजी थी, फ़ोटो यहाँ पे भेजी थी, वो फोटो यहाँ पर लगी है। तो उस बताने के लिए कि वो प्रिंटिंग कैसे हुई थी। आपको दिख रहा है कि नीचे देख लो बॉर्डर्स बनी है, वो भी पेंट करके, ठीक है, ये भी वो दर्शाते हैं। इस फोटो में बताया गया कि प्रिंटिंग प्रेस का मतलब पूरा एल्गोरिथम है, मैकेनिज्म किस तरह से होता था। ये देखो यहाँ पे कुछ लोग प्रिंट कर रहे हैं, ये कुछ प्रिंटिंग में ये लोग उसको देख रहे हैं ढंग से, यहाँ कुछ लोग बॉर्डर बना रहे हैं, एंड फाइनली बॉर्डर बन के ये प्रिंटिंग पेपर्स आ रहे हैं ना, ये तो आदमी उनको फाइनली जोड़कर उनकी बुक बना रहे हैं। तो ये एक मैकेनिज्म बता रहे हैं कि उस समय प्रिंटिंग होती कैसे थी। ये प्रिंट करा, उसमें वो लोग देख रहे हैं प्रिंट को कि ढंग से हुई है कि नहीं, ये बॉर्डर बना रहे हैं और ये उनको फाइनली बुक में अरेंज कर रहे हैं। तो ये इस तरह से मैकेनिज्म होता था प्रिंट का। थर्ड सेशन आ जाओ, द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। अब प्रिंट रिवॉल्यूशन तो आ गया, हैंड प्रिंटिंग से सब लोग शिफ्ट हो गए हमारी हैंड प्रिंटिंग से सब लोग शिफ्ट हो गए मैकेनिकल प्रिंटिंग पे। तो यही हमारा प्रिंट रिवॉल्यूशन है। तो उसका इम्पैक्ट क्या आया, तो लोग क्या अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा, वो अब उनको बोलने की ताकत मिल गई, पूरा सब कुछ लोगों के पास ताकत आ गई। तो इसके कारण जो हुआ अलग अलग चीजें हुई, वो हमको इस सेशन में जानना है
और अ न्यू रीडिंग पब्लिक वाले हिस्से में हमको देखना है कि किस तरह से एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुई, और ओरल पब्लिक के बारे में भी हमको इस सेशन में देखना है। चलो ये तो इंट्रोडक्शन की बात होगी, स्टार्ट करते हैं सेशन को, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। वॉट वॉज द प्रिंट रिवॉल्यूशन? लो पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, वॉट वॉज द प्रिंट रिवॉल्यूशन, मार्क कर लो इसको क्वेश्चन की तरह, पॉइंट अपन मार्क कर लेते हैं। इट वॉज नॉट जस्ट अ डेवलपमेंट, यहां से मार्क करो, इट इज अ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, it transformed the lives of people, changing their relationship to information and knowledge and with the institutions and authorities. It influenced popular perceptions and opened up new ways of looking at things. Let us explore some of these changes. A new reading public with the printing press. अब देखो क्या बोलते हैं, यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन देखो, यहाँ वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया, व्हाट वाज द प्रिंट रिवॉल्यूशन, यहाँ तक का आपको लिख के आना है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है, आई थिंक सो 3 या 4 पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे, तो 3 मार्क का आएगा कि मार्क करने के लिए पेन ले लेते हैं। वो विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड, एक्सप्लेन। जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आया नई रीडिंग पब्लिक आ गई, क्यों? फिर देखते हैं पहला पॉइंट, प्रिंटिंग जो था वो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। बिल्कुल, पहले क्या सिर्फ अमीर लोग किताबें खरीद पाते थे, बट अब जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आई तो सस्ती किताबें बनने लग गई, जिसके कारण पुअर एंड मिडिल क्लास लोग भी बुक्स खरीद पाए। इसके कारण नई रीडिंग पब्लिक आई। The time and labor required to produce each book came down. Of course, टाइम कम लगता था बुक्स में, बहुत सारी किताबें प्रोड्यूस होने लग गई, तो बहुत सारी किताबें हैं तो इन लोग कोई भी इंसान कोई भी किताब खरीद सकता है। मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस्ड विद ग्रेटर ईज। बिल्कुल, अब बहुत सारी कॉपीज बना सकते हो आप आसानी से। बुक्स फ्लडेड द मार्केट, बुक्स एकदम बाढ़ की तरह आ गई मार्केट में। रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप यानी कि पढ़ने की एक्टिविटी को लीडरशिप बोला जा सकता है। मतलब बहुत सारी बुक्स आने लग गई थी मार्केट्स में, अब लोग पढ़े जाओ, जितनी तुमको पढ़नी है पढ़ो किताबें, बहुत सारी बुक्स आ गई है। अब इसके कारण नई रीडिंग पब्लिक आ गई, क्योंकि सस्ती किताबें थी तो हर कोई बुक को खरीद सकता था, इसलिए नई रीडिंग पब्लिक आ गई। एक्सेस टू बुक्स क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। अब सब लोग बुक्स को एक्सेस कर सकते थे, तो एक नया रीडिंग का कल्चर बना। क्या कल्चर बना? पहले अर्लियर रीडिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द एलाइट्स। पहले एलाइट्स कौन थे? हाई क्लास पीपल। सिर्फ जो रीडिंग कल्चर था वो हाई क्लास लोग ही पढ़ते थे किताबें। बट अब क्या हुआ? कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, पहले जो एलाइट्स जो थे ना वो सबके सब बुक्स पढ़ते थे। कॉमन पीपल क्या ओरल कल्चर पे रहते थे। ओरल कल्चर क्या होता है? जैसे किसी इंसान को पढ़ना आता है तो वो इंसान पढ़कर कहानी सुनाता था उस इंसान को जिसको पढ़ना नहीं आता, वो सुनता था। ओरल कल्चर यानी बोलकर सुनाना किसी को कहानी जो इंसान पढ़ नहीं सकता। सो कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। ये वाला पे, हाँ। They heard sacred text read out. Sacred यानी कि होली टेक्स्ट को वो सुनते थे। बलाड्स की डेफिनेशन यहाँ पर है, 1 मार्क के लिए पूछी जा सकती है। हिस्टोरिकल अकाउंट और फॉकटेल यानी पुरानी कहानियों को बलाड बोला जाता है। रेसिटेड यानी सुनाना, एंड फॉक टेल्स जो थी वो नरेट की जाती थी। नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ओरली। नॉलेज को ओरली यानी मुंह से बोलकर ट्रांसफर किया जाता था। पीपल कलेक्टिवली हर्ड अ स्टोरी। सब लोग झुंड बना के बैठ जाते थे और सबके सब कहानियां सुनते थे। और सॉ अ परफॉर्मेंस, बिल्कुल एक प्ले यानी नाटक के जरिए भी आप एक कहानी को दिखा सकते हैं। एज यू विल सी इन चैप्टर 8, दे डिड नॉट रीड अ बुक इंडिविजुअली एंड साइलेंटली। तो मतलब खुद अकेले अकेले साइलेंटली बुक नहीं पढ़ते थे, पढ़कर सुनाते थे ओरली बोल के, ताकि जो लोग नहीं सुन सकते नहीं पढ़ सकते वो एटलीस्ट सुन के समझ तो सकते ना कहानी को। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, जब प्रिंट नहीं था, बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट नंबर्स। जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था ना तो बुक्स एक्सपेंसिव तो थी और बहुत ही कम आती थी। नाउ अब क्या हुआ है? बुक्स कुड रीच आउट वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल। If earlier there was a hearing public, now it's a reading public came into being. अब यहाँ पर दोनों आने लग गई, रीडिंग पब्लिक भी आई और हियरिंग पब्लिक भी आई। यानी कि जो लोग इलिटरेट थे ना वो पढ़कर सुन सकते थे, मतलब जो लोग पढ़ के उनको सुनाते थे वो कहानियां सुना करते थे। यहाँ से इस वाले सेक्शन से मेनली नहीं आता, इतना ऊपर वाला
मेनली यहाँ पर से एक एमसीक्यू आएगा और ऊपर से तो मैंने बता दिया, यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ एक क्वेश्चन है, इस वाले से यहाँ से एमसीक्यू आएगा, ये बस समझने के लिए है, आगे बढ़ते हैं। बट द ट्रांजिशन वॉज नॉट सो सिंपल। ये जो ट्रांजिशन था ना, ये बहुत सिंपल नहीं था। बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट एंड द रेट्स ऑफ लिटरेसी इज मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर वेरी लो टिल 20th सेंचुरी। अब देखो, बुक्स तो ढेर सारी आने लग गई, ठीक है, तो बुक्स की जो आ तो बहुत सारी रही है, बट बुक्स को रीड करने के लिए आपको रीडिंग करना आना चाहिए, लिटरेट होना चाहिए। बट यूरोप में जो लिटरेसी रेट थी वो बहुत ही कम थी टिल 20th सेंचुरी। हाउ देन कुड पब्लिशर्स परसुएट द कॉमन पीपल टू वेलकम द प्रिंटेड बुक्स। अब वो सोचते थे कि ये लोग जो है ना, जो लिटरेट लोग हैं, इतने से लोग हैं, यही पढ़ पाते हैं बुक्स, तो यही खरीदते हैं। अब हम लोगों को तो हमारी बुक्स की बिक्री बढ़ानी है। पब्लिशर सोचते थे कि हमको तो हमारी बुक्स की बिक्री बढ़ानी है, तो अब हम ऐसा क्या करें कि बुक्स वो लोग भी खरीदें जो इलिटरेट हो। टू डू दिस they had to keep in mind the wider reach of the printed work. Even those who did not read could certainly enjoy listening to books being read out. तो वो क्या, जो लोग नहीं पढ़ सकते, मैंने बता दिया, वो कम से कम एंजॉय कर सकते हैं सुनकर कहानियों को। सो प्रिंटर्स बिगिन पब्लिशिंग पॉपुलर बलाड्स एंड फॉक टेल्स एंड सच बुक्स वुड बी प्रोफ्यूजली इलस्ट्रेटेड विथ पिक्चर्स। बिल्कुल सुंदर तरीके से वहाँ पे पिक्चर्स बनाई जाती थी। अब जैसे कि हमने भी हमारी जो बचपन में कहानियां पढ़ी है किताबों में, वहाँ पे सुंदर सुंदर ड्राइंग्स होती थी, सो दैट वी कैन रिलेट विद द स्टोरी। सो जो लोग सुनते थे ना, वो लोग सुनते थे, बीच बीच में जब पढ़ने वाला इंसान उनको पिक्चर्स दिखाता था, देखो इस तरह से ये सब हो रहा है। सो हमको पता है, कब सबने कभी ना कभी करा होगा, कोई बुक आई है, पढ़ना किसी को नहीं, पिक्चर्स देख देख के आगे बढ़ा रहे हैं, तो पिक्चर्स देखने में मजा आता है। दैट इज वाई इलिटरेट लोग भी बुक्स को समझ सकते थे, ठीक है। तो अट्रैक्ट करने के लिए इलिटरेट पॉपुलेशन को पिक्चर्स बनाई गई उन बुक्स के अंदर। दीज वर देन संग, गाना गाया जाता था बलाड्स का। आपको पता है ना, जो हमारी रामायण है, जैसे उसमें कितनी सारी चौपाइयां लिखी हैं, तो उनको गाकर सुनाया जा सकता है, तो इन किताबों को गाया जाता था। और तो और इनको कहाँ नरेट करा जाता था इन किताबों को? टेवर्न्स इन टाउन्स। टेवर्न्स एक ऐसी जगह होती थी जहां पर लोग इकट्ठा होते थे, बढ़िया अल्कोहल पी रखा है, खाना वाना खा रहे हैं, कहानियां सुन रहे हैं सारे लोग, इस तरह से वहां पे कहानियां सुना करते थे। अब ये कल्चर को क्या बोला जाता था, मैंने बता दिया, ओरल कल्चर, जिसमें कहानियों को बोलकर सुनाया जाता था। Thus entered print and printed material was orally transmitted. The line that separated the oral and reading cultures became blurred. अब धीरे धीरे जो पढ़ता था वो सुनाता था, तो ये लाइन ब्लर होती गई। हियरिंग पब्लिक और रीडिंग पब्लिक इंटरमिंगल होने लग गई। रीडिंग जो रीड करता है, हियरिंग जो सुनता है, उसको पब्लिक इंटरमिंगल होने लग गई। अब क्या हुआ, जैसे ही प्रिंट कल्चर आया तो लोगों को डर लगने लग गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रिंट कल्चर आया है, कोई भी इंसान अपने मन के थॉट्स को प्रिंट कर सकता है, कुछ भी चाहे वो प्रिंट करके पब्लिश कर सकता है। इसलिए क्रिश्चियनिटी वाले लोगों को डर लगने लग गया कि क्या होगा अगर किसी ने हमारे धर्म के बारे में गलत सलत छाप दिया और उसको प्रिंट कर दिया और लोगों को वो सही लगने लग गया, तो वो धर्म के विरुद्ध हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी में कोई चीज़ बुरी है, किसी इंसान ने लिख दिया कि ये तो बहुत गलत है, तो लोग एकदम अपोज हो जाएंगे क्रिश्चियनिटी के, तो इससे लोगों को डर लगता था। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज। जिसके मन में जो आइडिया है उसको प्रिंट करके लोगों तक पहुंचा सकता है। एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है, डिस्कशन कर सकते हैं लोग कि हाँ ये आदमी लिख तो सही रहा है। इवन दोज हु डिसएग्रीड विद established authorities could now print and circulate their ideas। अगर कोई इंसान को कोई चीज अच्छी नहीं लगती, जिसको लगता है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है, तो वो अपने मन से वहां पर अपने आइडियाज को प्रिंट कर सकता है। Through the printed message, they could persuade people to think differently and move them to action। अब क्या हुआ, वो अपने मैसेज के द्वारा जिस तरह से वो भेज रहा है ना, जो मैसेज वो भेज रहा है, उसके हिसाब से वो पीपल को सोचने पे मजबूर कर सकता है और उसको अपने हिसाब से चला सकता है। This had significance in different spheres of life। अब देखते हैं, अब कुछ लोगों को तो लगा कि भाई प्रिंटिंग बढ़िया है, हम हमारे आइडियाज को पब्लिश कर सकते हैं, बट कुछ लोगों को डर लगता था। डर किस बात का लगता था कि ये जो प्रिंटिंग का गलत फायदा उठाकर ये लोगों को भ्रमित करा जा सकता है, लोगों को गलत राह पे डाल सकते हैं। नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक। क्यों? एंड दोज हु डिड आल्सो हैड फियर्स अबाउट इट। मेनी वर अप्रीहेंसिव ऑफ द इफेक्ट दैट द easier access to the printed world and the wider circulation of book could have
ऑन पीपल्स माइंड, जिस तरह से बुक्स जो इधर उधर जा रही है ना, उनका जो इम्पैक्ट है लोगों के दिमाग पर वो कितना ज़्यादा हो सकता है। इट वॉज फियर दैट इफ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर वॉट वॉज प्रिंटेड एंड रीड, देन रिबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स माइट स्प्रेड। अगर हमने कंट्रोल नहीं लगाया ये क्या कोई प्रिंट कर सकता है, क्या मतलब क्या प्रिंटिंग होनी चाहिए, तो इररिलीजियस थॉट्स जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं। इररिलीजियस यानी धर्म के विरुद्ध। अगर देखो क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी प्रैक्टिसेस एंड चीज़ें फॉलो होती है, तो अगर क्रिश्चियनिटी में कोई ऐसी चीज़ है जिसको कोई इंसान को पसंद नहीं आई, जो धर्म में अच्छी नहीं है, तो उसने उस पर लिख दिया कि मेरे को ये प्रैक्टिस पसंद नहीं है, इसका ये फलाना ढनकाना बहुत सारा वो होता है, ये गलत चीज़ है इस धर्म में, तो लोगों को लगा हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है, क्रिश्चियनिटी में एक खराबी तो है कि इस धर्म में ये नहीं होना चाहिए। लोगों को भी हामी मिल गई, लोग जो है उसकी बात को सच मानने लगे। धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी पे एक धब्बा आने लगेगा उसकी प्रैक्टिस के ऊपर, बिल्कुल आएगा ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की क्रिश्चियनिटी में कुछ भी प्रैक्टिस है जो बुरी हो रही है, एक इंसान को बुरी सही में लग रही है, उसने प्रिंट कर दिया क्रिश्चियनिटी में ये प्रैक्टिस बुरी है, लोगों को भी लगने लग गया नहीं यार इंसान तो सही बोल रहा है, वो भी उसमें हामी मिलाने लग गए। इसके कारण क्रिश्चियनिटी पे एक धब्बा पड़ेगा, इसके कारण लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। If that happened to the authority of valuable literature would be destroyed, expressed क्योंकि जो रियल जो कल्चर है उनका, उसकी जो बिल्कुल एथेनिसिटी है, उनकी जो वैल्यूएबल लिटरेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक्सप्रेस्ड बाय रिलीजियस अथॉरिटीज एंड मोनार्क एज वेल एज मेनी राइटर्स एंड आर्टिस्ट, this anxiety was the basis of widespread criticism of the new printed literature that had began to circulate। इसके कारण जो नया नया ये प्रिंटिंग कल्चर आने लग गया उसका क्रिटिसाइज करने लग गए लोग। Let us consider the implication of this in one sphere of life in the modern Europe, namely religion। अब देखते प्रिंटिंग ने रिलीजन पे क्या इम्पैक्ट डाला। अब रिलीजन में क्या इम्पैक्ट डाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसान आने वाला है, मार्टिन ल्यूथर। इसने बहुत बड़ी हरकत कह सकते हैं जो उस समय करी उन्होंने, जिसके कारण बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था पूरी कैथोलिक चर्च के ऊपर। अब इन्होंने क्या करा था 1517, इंपॉर्टेंट ईयर है, क्या करा था इन्होंने 1517 में, मार्टिन ल्यूथर जो रिफॉर्मर थे, इन्होंने एक लिखी थी बुक जिसका नाम था 95 थीसिस, जो क्या करती थी, क्रिटिसाइज करती थी जो प्रैक्टिस हो रही है रोमन कैथोलिक चर्च में। रोमन कैथोलिक चर्च समझ जा, चर्च है नॉर्मल एक समूह है लोगों का जो क्रिश्चियनिटी की चीज़ों को फॉलो करते हैं। देखिए जो भी क्रिश्चियनिटी कहती है उसको फॉलो करते हैं, तो उसके अंदर इनको 95 खराबियां दिखी, तो वो 95 खराबियों को उन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा, प्रिंट करवाया, और इसकी एक प्रिंटेड कॉपी उन्होंने लगा दी चर्च के दरवाजे पे। चर्च के दरवाजे पे लगाकर और उस बुक को बेचने भी लग गए, लोग पढ़ भी रहते बड़े इंटरेस्ट से। अब जो भी आता जाता चर्च में उसको भी पढ़ के लगा कि हाँ यार ये जो लिखा है इस बंदे ने 1517 में, मार्टिन ल्यूथर ने लिखा तो इसने सही है कि चर्च में ये खराबियां तो है। तो लोगों को एक तरीके से ये करने लग गया अट्रैक्ट कि हाँ लिखा जो भी इस इंसान ने वो सही है। इसके कारण जो लोग हैं वो चर्च के खिलाफ होने लग गए। अब प्रिंटेड कॉपी वॉज देन पोस्टेड, बता दिया, इन डोर इन विटेनबर्ग, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। चर्च कहाँ पे था, रोमन चर्च भी कहाँ, विटेनबर्ग में। इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज। ल्यूथर्स राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड यानी बार बार उसको कॉपी करके बनाने लग गए लोग इन वास्ट नंबर्स एंड रीड वाइडली, और बहुत जगह ये लोग इसको रीड करने लग गए। दिस लीड टू अ डिवीजन विद इन द चर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारण चर्च में एक डिवीजन बन गया इन द बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है, ये एक एंटी कैथोलिक, जैसे कि देखो ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैथोलिक चर्च ये अपने जो क्रिश्चियनिटी की जो चीज़ें प्रैक्टिसेस वो फॉलो कर रही हैं, ये जो फॉलो करती थी उसमें हमारे जो मार्टिन ल्यूथर थे उनको 95 बुराइयां दिखी, ये उन्होंने प्रिंट कर दी। लोगों को भी लगा हाँ यार ये जो बुराइयां लिखी ये रियल तो है, ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये गलत चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें वो फॉलो करना बंद कर दिया। तो जो लोग वो फॉलो करना बंद कर दिया उन्होंने खुद की एक अलग प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन बना ली, और जो लोग उसको फॉलो करते हैं बिना कुछ भी करे वो तो फॉलो कर रहे हैं, भाई हमारे धर्म में लिखा तो हम तो करेंगे, तो वो एक अच्छा मेन कैथोलिक चर्च हो गया। और जो लोग उस जो खराबियां थी उनको रियल में उनको लगा कि हाँ रियलिटी में अगर देखा जाए तो बुरी है, तो वो फॉलो नहीं करते थे, तो वो खुद अपना प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन बना लिए। ल्यूथर्स ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5000 कॉपीज। उसने जो बोला था ना उसकी 5000 कॉपियां
बिक गई कुछ ही हफ्तों में। एंड सेकेंड एडिशन भी उसने बना लिया, अपीयर्ड विद इन 3 महीने। उसके 3 महीने बाद उसने सेकेंड एडिशन बना दिया क्रिश्चियनिटी के खिलाफ। डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, ल्यूथर सेड। अब ल्यूथर ने क्या बोला, उसको मजा आने लगे कि देखो उसकी कुछ ही हफ्तों में 5,000 कॉपियां बिक गई। उसके बाद उसने 3 महीने बाद सेकेंड एडिशन भी निकाल दिया। तो ल्यूथर को बहुत खुशी होने लग गई कि उसके जो आइडियाज हैं वो लोगों के पास पहुंचने लग गए। तो ल्यूथर ने बहुत खुशी से बोला कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। प्रिंटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है भगवान का, जो सबसे ग्रेटेस्ट है। क्यों? क्योंकि इससे अपना इंसान अपने आइडियाज, अपनी सोच लोगों को बता सकता है। फिर क्या हुआ, सेवरल स्कॉलर्स इनफैक्ट थिंक दैट प्रिंट brought about a new intellectual atmosphere and helped to spread the new ideas that led to the reformation। नए नए आइडियाज। ये क्या है देखो, इसमें कुछ नहीं बताया गया है। देखो इसमें ये आसमान है, आसमान यानी हेवन। हेवन में बहुत सारे जो फेरीज हैं, देखो ये क्या लेकर आ रही है, इनके हाथ में प्रिंटिंग प्रेस। तो ये कहने लगे प्रिंटिंग प्रेस इतना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है या फिर इंपॉर्टेंट मशीन है जो हेवन से गॉड लेकर आ रहे हैं हम लोगों के लिए। इन गॉड लेकर आ रहे हैं लोगों के लिए। ये जो लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस में हेल्प करा था ना, ये अलग अलग विमेन अपने हाथ में उनकी पोर्ट्रेट्स लेके बैठी। और ये जो पोर्ट्रेट है हमारे कौन है, ये हमारे जोहेन गुटेनबर्ग हैं। तो ये जो थे ना अलग अलग फोटोज भी लगा रखे। और बस इतना कहना चाह रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस ला रहे हैं भगवान हेवन से हम लोगों के लिए, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हेवन यानी भगवान की दी गई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे मार्टिन ल्यूथर ने भी बोली। मार्टिन ल्यूथर ने क्या बोला था, हमारा बहुत अच्छे से याद रखना एमसीक्यू में। देखो जो बताना कहानी, कितनी मजेदार कहानी थी। प्रिंट एंड डिसेंट में हम देखते हैं हम लोगों को क्या हुआ। ये बेचारा एक इंसान था, मेनोशियस का नाम था। तो इसने क्या करा, इसने भी छोटी सी अपनी खुद की बाइबल बनाई थी। बाइबल इसने पढ़ी और इसको लगा कि बाइबल में ऐसा ऐसा है। तो इसने अपने खुद के नजरिया वुड बी नाइस, हाँ, नजरिए से खुद की एक बाइबल का उसने प्रिंट भेजा। और कैथोलिक चर्च को लगा कि नहीं ये गलत है, इसने अपने नजरिए से बाइबल लिख के प्रिंट तो करा दी, बट ये रियल बाइबल जो लोग पढ़ते हैं ना उन पे गलत इंपैक्ट डालेगी। तो ये एंटी कैथोलिक होने के कारण इसने इनका एग्जीक्यूशन करवा दिया चर्च ने। एग्जीक्यूशन यानी कि इसको अधर्मी बोलकर इसका मर्डर नहीं, सॉरी, इसकी एग्जीक्यूशन यानी कि इसको डेथ, इसको मरवा दिया। या दैट्स द थिंग। तो प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर stimulated many distinctive individual interpretations of faith even among little educated working people। अब देखो लिटिल क्या कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से प्रिंट आई तो जो वर्किंग पीपल थे, जो बहुत कम एजुकेटेड है, वो अपने मन की इंटरप्रिटेशंस को बता सकते थे। मन में जो भी उनके था वो इंटरप्रिटेशंस वो प्रिंटिंग कल्चर के द्वारा बता सकते थे। वैसे ही 16th सेंचुरी में मेनोशियो एक मिलर, एक इटली में जो मिलर यानी मिल में काम करने वाला इंसान, बिगेन टू रीड बुक्स दैट वर अवेलेबल इन हिज लोकेलिटी। वो भी किताबें पढ़ता था जो उसकी लोकेलिटी में मिलती थी। हिज reinterpreted the message of the Bible and formulated a view of God and creation that enraged the Roman Catholic Church। तो क्या हुआ, उसने बाइबल पढ़ी और उसने अपनी रीइंटरप्रेट करना यानी कि खुद के व्यूज डाले बाइबल में। और पर इसको क्या गुस्सा, एनरेज यानी गुस्सा हो गई रोमन कैथोलिक चर्च इसको देख के। When the Roman Church begins in Inquisition to repress heretical ideas, Menoscio was hauled up twice and ultimately executed। Inquisition यानी कि a former Roman Catholic code for identifying and punishing heretics। इन heretics वो बिलीफ होते हैं that follow the मतलब accepted teachings को फॉलो ना करते हुए अपने मनगढ़ंत चीजें लगाना। सिंपल सी कहानी थी। देखो मेनोशियो था, बाइबल पढ़ी उसने, बाइबल पढ़ के उसने अपने खुद के व्यूज से उसने एक नई बुक लिखी और उसको पब्लिश कराया। कैथोलिक चर्च को पसंद नहीं आया कि ये तो अपने मन से बाइबल लिख रहा है। बाइबल तो बाइबल है, रिलीजियस बुक है, अपने मन से जो भी उसकी व्यूज है वो अपने साथ सीमित रखे, लोगों को क्यों बता रहा है। उसको देशद्रोही बोल के उसको मरवा दिया। ठीक है, ये था इसका मेन। और उसके बाद उनको डर लगा कि अभी तो एक इंसान ने कर लिया, ये मेनोशियो जो भी इटली का इंसान था इसने ये कर लिया, बाकी लोग भी इसको कर सकते हैं, इसलिए प्रिंटिंग पे सख्त कानून बनाने चाहिए। ठीक है, और तो और इन्होंने ना एक लिस्ट जारी करी बुक्स की उन लोगों के लिए जो एकदम अच्छे से क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। उन लोगों के लिए बुक्स निकाली कि अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो तो इन किताबों से दूर रहो। ठीक है, उन्होंने बोला कि इन किताबों से दूर रहो। द रोमन चर्च ट्रबल्ड बाय सच इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलर रीडिंग्स एंड क्वेश्चनिंग्स ऑफ फेथ। जिस लोग उनके रिलीजन पे सवाल उठा रहे थे वो एकदम गुस्सा हो गए, ट्रबल हो गए। तो उन्होंने सेवरल कंट्रोल्स ओवर पब्लिशर्स एंड बुक सेलर, मतलब उन्होंने लॉज निकाले, कंट्रोल करा कि भाई ये ऐसा देशद्रोही नहीं,
धर्म की विरोध करने वाली किताबों को प्रोडक्शन रोकना चाहिए, और उन्होंने एक इंडेक्स यानी कि लिस्ट जारी करी प्रोहिबिटेड बुक्स का फ्रॉम 1558 से। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ये इमेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अब आते हैं हम हमारे सेशन 4 पे। ठीक है, सेशन 3 आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम सेशन 4 पे। फोर्थ सेशन है द रीडिंग मेनिया। मेनिया का मतलब होता है जब रीडिंग मेनिया यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंट पे रीडिंग होने लग जाए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रीडिंग करने लग गए अब लोग, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ गया था। अब देखो ये अब यूरोप से बाहर निकले हैं हम, यूरोप के में जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया था तो लोग बहुत ज़्यादा रीडिंग करने लग गए थे, जिसके कारण आ गया रीडिंग मीनिया। थ्रू आउट द 17th एंड 18th सेंचुरी लिटरेसी रेट्स वेंट अप इन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप। अब क्योंकि वहाँ पे सब लोग रीडिंग करने लग गए थे, इसलिए लिटरेसी रेट वहाँ का इंक्रीज हो गया। चर्चेस ऑफ डिफरेंट डोमिनेशंस सेट अप स्कूल्स इन विलेजेस कैरिंग लिटरेसी टू पीसेंट्स एंड आर्टिसंस। सब जगह क्या लिटरेसी रेट बढ़ाने लग गए, अलग अलग स्कूल्स खोल दिए चर्चेस ने, और हर जगह लिटरेसी रेट बढ़ने लग गया। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी सम पार्ट्स ऑफ यूरोप लिटरेसी रेट वर हाई एज 60 to 80% लिटरेसी रेट वहां पर आने लग गया इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप। एज लिटरेसी एंड स्कूल्स स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्रीज देयर वाज अ वर्चुअल रीडिंग मेनिया। पीपल वांटेड बुक्स टू रीड एंड प्रिंटर्स प्रोड्यूस्ड बुक्स इन एवर इंक्रीजिंग नंबर्स। इतनी खुशी से वहां पर ढंग से सब काम चल रहा था, लोगों को चाहिए थी बुक्स, एंड प्रिंटर्स जो है वो बुक्स बनाकर दे जा रहे थे। आगे आते हैं। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट टारगेटिंग न्यू ऑडियंसेस। अब जो लिटरेचर जो लोग बनाते थे ना, वहाँ पे नए नए फॉर्म्स आने लग गए, अलग अलग तरीके की बुक्स प्रिंट होने लग गई। टारगेट ये किसको, अलग अलग टाइप की जनता को करते थे। जैसे कि किसी को कोई लोग है ना, उनको एक स्टोरी वाली किताब चाहिए, छोटी छोटी जिसमें स्टोरी हो, तो वो उनके लिए वैसी बुक्स प्रिंट करते थे। किसी को नॉवेल्स पढ़ना पसंद हो तो उनके लिए नॉवेल्स प्रिंट की जाती थी। किसी को फिक्शन चाहिए, किसी को ऑटोबायोग्राफी चाहिए, किसी को क्या चाहिए, उन हिसाब से उन लोगों के लिए बुक्स को प्रिंट किया जाता था। बुक सेलर्स क्या करते थे, पेडलर्स को एम्प्लॉय करते थे, हु रोम्ड अराउंड विलेजेस कैरिंग लिटिल बुक्स फॉर सेल। हमने देखा है जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, कुछ लोग आते हैं अपने सामान बेचने के लिए, वो अपना सामान का कुछ डब्बा वब्बा कैरी करते हैं गर्दन पे, एंड देन वो सेल करते हैं, तो वो लोग पेडलर कहलाते हैं जो चलकर अपना सामान बेचते हैं। तो ये जो बुक सेलर होते थे बड़े बड़े, वो पेडलर्स को एम्प्लॉय करते थे, ठीक है, और वो बुक्स बेचते थे, चल चल कर अलग अलग विलेजेस में जाते थे। देयर वर एल्मानक्स जो बोलना है आपको बोल सकते हैं, और वर्चुअल कैलेंडर्स। अब देखो इसमें क्या, एल्मानक्स में क्या होता था, हमारे जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड प्रेडिक्शन, जैसे कि हम राशि भविष्य बोला जाता है आजकल, वो देखा जाता था, एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शंस। और रिचुअल कैलेंडर्स अलॉन्ग विद बेलाड्स एंड फोक टेल्स। ठीक है, कैलेंडर्स थे जिसमें फोक टेल्स भी उनके साथ इंक्लूडेड होती थी। बट अदर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग मैटर लार्जली फॉर एंटरटेनमेंट बिगेन टू रीच ऑर्डिनरी रीडर्स एज वेल। तो जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए रीडिंग करते थे, उन लोगों के लिए भी बुक्स पहुंचने लग गई। इंग्लैंड का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है। इंग्लैंड में क्या, पेनी चीप बुक्स बनाई जाती थी, वर कैरीड बाय पेनी पेडलर्स नोन एज चैपमैन। तो देखो चैप बुक्स को जो पेडलर बेचते थे उनको चैपमैन बोला जाता था, एंड सोल्ड फॉर अ पेनी यानी कि 1 रुपए, मतलब अपना 1 रुपए नहीं, वो हमारा इंग्लैंड में जैसे कि यूरो चल रहा तो 1 यूरो का, सो दैट इवन द पुअर कुड बाय देम। ताकि पेनी यानी बहुत सस्ती किताबें होती थी, एक स्टोरी होती थी बहुत पतली सी, ताकि जो बहुत ही गरीब लोग हैं ना वो भी उसको खरीद सकें। फ्रांस में क्या हुआ था, बिलो थी की ब्लू, ये जो बुक्स आती थी ना ये बिकने चालू हो गई। ये जो थी बिलो थी की ब्लू विच वर लो प्राइस, ये भी बहुत लो प्राइस बुक होती थी, और इनकी ये पुअर क्वालिटी के पेपर पे लिखी जाती थी। और इसको आइडेंटिफाई करने का एक और अच्छा था, ये ब्लू कवर्स में, चीप ब्लू कवर्स में होती थी, इसका इसलिए नाम में भी बिलो थी की ब्लू रखा गया है। ये भी चीप पेपर पे बनाया जाता था, चीप पेपर होता था, और इसके ना चीप ब्लू कवर्स भी होते थे। ब्लू कवर्स के कारण ये अलग से ही पहचान में आ जाती थी बिलो थी की ब्लू भी, ठीक है। और फिर आगे, देन देयर वर द रोमांसेस प्रिंटेड ऑन 4 to 6 पेजेस एंड द मोर सब्सटेंशियल हिस्टोरीज which were stories about the past. Books were of various sizes serving many different purposes and interests. अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग टाइप की बुक्स मिलने लग गई। The periodical press developed from the early 18th century combining information about current affairs with entertainment. Current affairs जुड़ने लग गए entertainment के साथ, न्यूज़पेपर्स प्रिंट होने लग गए, जर्नल्स बनने लग गए, कैरिड information about wars and trade. लोगों अलग अलग तरीके से पता चल रहा है कि कहाँ वॉर हो रही है, क्या ट्रेडिंग के क्या पैसे हैं,
एज वेल एज न्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन अदर प्लेसेस। लोगों को जानकारी मिलने लग गई न्यूज़पेपर से। सिमिलरली अब जैसे कि जो वहाँ के साइंटिस्ट होते थे, ठीक है, साइंटिस्ट और फिलोसफर्स जो थे ना, वो मोर एक्सेसिबल हो गए कॉमन पीपल को। जैसे कि आइजैक न्यूटन ने जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी नई थ्योरी डाली तो वो फटाफट पब्लिश करा देते थे, जो ताकि जो कॉमन पीपल होते थे वो भी उनकी थ्योरी को जान पाए। ठीक है, तो एंशिएंट एंड मेडिवियल साइंटिफिक टेक्स्ट वर कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड एंड मैप्स एंड साइंटिफिक डायग्राम्स वर वाइडली प्रिंटेड। जो मैप्स होते थे ना उनको प्रिंट किया जाता था, साइंटिफिक डायग्राम्स को प्रिंट किया जाता था। व्हेन साइंटिस्ट लाइक आइजैक न्यूटन बिगेन टू पब्लिश देयर डिस्कवरीज दे कुड इन्फ्लुएंस मच वाइडर सर्कल ऑफ साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स। जिन लोगों को साइंस में इंटरेस्ट था ना, वो हमारे आइजैक न्यूटन की थ्योरीज जो पब्लिश होती थी उनको रीड करते थे। अब जो राइटिंग्स किन की ऑफ थिंकर्स सच एज हमारे थॉमस पेन, वोल्टेरी, जीन जॉकेस रजियू, और हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा हमने, वर ऑल्सो वाइडली प्रिंटेड एंड रीड। दस देयर आइडियाज अबाउट साइंस, जो देखो हमारे आइजैक न्यूटन किसके बारे में लिखते थे? साइंस। ये सारे हमारे रिफॉर्मर्स थे तो वो रीजंस एंड रेशनैलिटी के बारे में लिखते थे। तो उनके जो आइडियाज थे ये पॉपुलर लिटरेचर में पार्टिसिपेट कर पाए एंड लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल इसको रीड कर पाए। आगे बढ़े। ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड इसका आगे की लाइन है ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। ये बोली थी हमारे मर्सियर ने, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, पूरा नाम था लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। तो अब देखते हैं कि क्या था, इसने क्या बोला था, क्या काम था इसका। बहुत छोटा सा बात बोली थी इसने, बट बिल्कुल सही बात इसने बोली थी। क्या बात थी इसकी कि जैसे कि कोई मोनार्की है, कहीं का कोई राजा है, वो वहाँ पर राजा रूल कर रहा है, तो उसको हराने के लिए, उसको वहाँ से हटाने के लिए, मोनार्की को हटाने के लिए एक इंसान बढ़िया अगर कुछ लिख के अपना आर्टिकल पब्लिश भी कर देना घर बैठे, वही काफ़ी। क्यों? क्योंकि वो पब्लिश करा हुआ आर्टिकल इन्फ्लुएंस करेगा वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को, वो लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल करेंगे रिवोल्ट। ठीक है, तो ये कहना चाहते हो कि प्रिंटिंग इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि कोई भी मतलब इंसान अपने घर बैठे भी पूरी मोनार्की को हटा सकता है, इतनी पावर रखती है हमारी प्रिंटिंग। बाय द मिड 18th century there was a common conviction that books were a means of spreading progress and enlightenment। जो बुक्स जो थी ना वो प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट यानी कि उजागर करने की क्षमता को इधर उधर मतलब फैलाती थी। मैनी बिलीव दैट बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड। कुछ लोग सोचते थे जो बुक्स है ना वो वर्ल्ड को चेंज कर सकती है, लिबरेट करेगी सोसाइटी फ्रॉम डेस्पोटिज्म। मतलब डेस्पोटिज्म यानी मोनार्की या फिर वन पर्सन रूल को डेस्पोटिज्म बोलती है। लिबरेट करना यानी फ्री, यानी कि वो वन पर्सन रूल से हमको फ्री करेगी। एंटायर यानी वो भी वही होता है। एंड हेराल्ड द टाइम विच व्हेन रीजन एंड इंटेलेक्ट वुड रूल। और ऐसा समय आएगा जब रीजन एंड इंटेलेक्चुअल पावर यानी कि एक इंसान जो रियल में केपेबल है वो रूल करने का, या फिर जो लोग हैं वो खुद लड़ाई लड़ेंगे। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने क्या बोला था, एक नॉवेलिस्ट थे, वो भी नॉवेल्स लिखते थे। इन 18th century फ्रांस डिक्लेयर करा था प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इन द फोर्स विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने बोली थी। ये बिल्कुल एमसीक्यू में पूछा जा सकता था कि हु सेड दीज लाइन्स, या फिर वो इस लाइन का मतलब क्या है। प्रिंटिंग प्रेस इतना पावरफुल इंजन है कि ये पब्लिक की जो भी ओपिनियंस आएगी ना, वो जो भी पब्लिक बोलना चाहती है वो उसको बोलकर इंसान वो डेस्पोटिज्म को ही हटा देगा। यानी वन पर्सन रूल को हटाने के लिए हमारा ये पब्लिक ओपिनियंस जो भी है ना वो ही उतना काफ़ी है, और पब्लिक ओपिनियंस को और बढ़ावा देगा प्रिंटिंग प्रेस। इन मेनी ऑफ मर्सियर्स नॉवेल्स द हीरोज आर ट्रांसफॉर्म बाय एक्ट्स ऑफ रीडिंग। अब मर्सियर अपनी नॉवेल्स में लिखते थे कि जो भी हीरो था उनकी नॉवेल का, कि उसने रीडिंग करी, पढ़ाई करी और उसका पूरा कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म हो गया। यानी कि ये रीडिंग की इंपॉर्टेंस को मर्सियर अपनी नॉवेल्स में दिखाते थे। दे डेवोर बुक्स आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड बुक्स क्रिएट एंड बिकम एनलाइटेंड इन द प्रोसेस। Convinced of the power of print in bringing enlightenment and destroying the basis of despotism, Mercier ने क्या प्रोक्लेम करा? Tremble therefore tyrants of the world, tremble before the virtual writer। ट्रेमल यानी डरो, टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी जो वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं ना मोनार्की वाले, तुम लोग डरो, उन लोगों से डरो जो वर्चुअल राइटर है। वो चाहे तो तुम्हारे खिलाफ एक लाइन लिख दे, लोग उनके साथ देके तुम्हारा पूरा कुर्सी को वहां से, मतलब कुर्सी से तुमको हटा देंगे। वो ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, आई होप ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा। प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करा था। तो क्या इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करा था, यहाँ से आएगा क्वेश्चन 5 मार्क्स का। यहाँ पर से जो मैंने ऊपर तक बात बताई, यहाँ से आने वाले ढेर सारे एमसीक्यूज। जहाँ क्वेश्चन आते हैं आई लेट यू नो
ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। चलो फिर हम हमारा क्वेश्चन मार्क करते हैं जिस तरह से हम नॉर्मली मार्क करते हैं। Many historians have argued that the print culture created the conditions within which French Revolution occurred. प्रिंट कल्चर, या फिर आप सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस ने या फिर प्रिंट कल्चर ने किस तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, सॉरी वन फर्स्ट पॉइंट नहीं है, ये तो क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन आ सकता है, या फिर प्रिंट कल्चर ने किस तरह से अपनी इंपॉर्टेंस निभाई हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। कैन वी मेक सच अ कनेक्शन, क्या हम प्रिंट कल्चर को फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ इससे कनेक्ट कर सकते हैं? There 3 types of arguments have been usually put forward. 3 टाइप्स की आर्ग्यूमेंट्स आती हैं यूजुअली। देखते हैं पहली क्या है हमारी, फर्स्ट लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करो। प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ द एनलाइटमेंट थिंकर्स। जो अलग अलग अच्छे विचार रखने वाले लोग थे ना, प्रिंट ने उनके आइडियाज को पॉपुलराइज करा। जो लोग अच्छे आइडियाज देते थे उनको आइडियाज को वाइडर पब्लिक तक पहुंचाने का काम प्रिंट टेक्नोलॉजी ने करा। Collectively, their writings provided a critical commentary की जगह आप लिख सकते हैं व्यूज ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड क्या था, डेस्पोटिज्म। हाँ, तो उनकी जो राइटिंग्स थी, सेकंड पॉइंट, वो एक अच्छा वो कमेंट्री यानी कि व्यू देती थी किस पे, ट्रेडिशन पे, सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म में। सेकंड पॉइंट, ठीक है, मैंने इसमें समझाने की जरूरत नहीं, तो बहुत ईजी था, अभी मार्क नहीं करेंगे। दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन रेदर देन कस्टम एंड डिमांडेड दैट एवरीथिंग बी जज्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी। वो क्या बोलते थे कि भाई दिमाग लगा के रूल करो। आप लोगों से पीसेंट से इतना टैक्स ले रहे हो जितनी उनकी वो ही नहीं है, मतलब वी शुड से कि जितनी उनकी लिमिट ही नहीं है कि वो उतना टैक्स पे कर सके। आपको रीजन एंड रैशनैलिटी यानी कि सोच समझ के व्यवहार करने वाले सिस्टम से रूल करना चाहिए कंट्री, बट यू आर नॉट रूलिंग बाय दैट थिंग। आप तो अपने मन से कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स, वहां का टैक्स लगाए जा रहे हो। लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं टैक्स पे करने के, तो वो चाहते थे कि दिमाग वाला रीजन एंड रैशनैलिटी का गवर्नमेंट बने। ये मार्क नहीं करना है क्योंकि ये बहुत थोड़ा अजीब सा पॉइंट है, इजी पॉइंट्स मार्क करते हैं। दे अटैक द सेक्रेड अथॉरिटी ऑफ द चर्च एंड द डेस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट। वो अटैक करने लग गए सेक्रेड अथॉरिटी ऑफ द चर्चेस पे एंड डेस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट के ऊपर। जो स्टेट के पास फालतू की एक लीडर कितनी पावर्स दे रखी ना, उस पर उन लोगों ने क्वेश्चंस उठाए। Thus eroding the legitimacy of a social order based on a tradition। बिल्कुल, तो जो लेजिटिमेसी, जैसे कि वो ट्रेडिशन से चलता आ रहा है, हमारा डेस्पोटिक ट्रेडिशन जो है ना, उसके खिलाफ उन्होंने सवाल उठाए। The writings of Voltaire and Rousseau were read widely। तो मैंने बताया जो एनलाइटेंड थिंकर्स जो थे ना, वो एनलाइटमेंट थिंकर्स की जो रीडिंग्स है वो लोग रीड करते थे और क्या करते हैं, इंस्पायर होते थे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन करते थे। Those who read these books saw the world through new eyes that were questioning, critical and rational। तो जिन लोगों ने ये किताबें पढ़ी उनको भी दिमाग में आया कि हम जो कर रहे हैं, ये हमारे साथ हो रहा है, ये गलत है। हमको एक नए तरीके से मतलब उनकी आंखें खुल गई एक तरीके से, ये हमारे साथ अभी तक जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक है। तो उनकी आंखें खुली, उन्हें नए तरीके से इस पूरी दुनिया को देखा। सेकंड देखो, प्रिंट ने क्या करा, क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। मतलब अब प्रिंट के आने से कोई भी इंसान जो चाहे अपने मन में अपने व्यूज को छाप सकता है। तो उस छापने के मतलब वो उस पर फिर लोग डिस्कस करेंगे, उस पर लोग विरोध करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। सो एक नया कल्चर आया, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी इसी में ऐड करो। ऑल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर री-इवैल्यूएटेड एंड डिस्कस्ड। ठीक है, बस डिस्कस तक फिफ्थ पॉइंट आप लिख लो। जो भी पहले से चलता आ रहा था ना, उन सभी पे लोग डिस्कस करने लग गए, उसकी इंपॉर्टेंस देखने लग गए, उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस की स्टडी करने लग गए बाय अ पब्लिक दैट हैड बिकम अवेयर ऑफ द पावर ऑफ रीजन। यानी कि अब पब्लिक को पता चल गया कि मोनार्क नहीं है सब कुछ, एक नॉर्मल रीजन एंड रैशनैलिटी की गवर्नमेंट पे ध्यान देना चाहिए। मोनार्क तो जो मतलब पहले लोग सोचते मोनार्क बहुत अच्छा है, मोनार्क की हम सेवा करेंगे और सब चलेगा, बट अब लोगों की आंखें खुल गई कि मोनार्क जो है वो आराम से अपनी पावर्स को एंजॉय करके रह रहा है, लोगों पे एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। लेकिन अब लोगों में दिमाग आ गया कि रीजन एंड रैशनैलिटी की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ना कि एक मोनार्क बेस्ड गवर्नमेंट। एंड रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन करो कि मोनार्क आप आपसे इतना टैक्स ले रहे हो, आप क्या करोगे, इतना टैक्स का हम दे ही नहीं सकते इतना टैक्स। मतलब क्वेश्चनिंग को ये एनहेंस कर रहे थे। विद इन द पब्लिक कल्चर न्यू आइडियाज ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन केम इनटू बीइंग। ये एक और पॉइंट आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, सिक्स्थ पॉइंट, बाद में अपने हिसाब से छोटे बड़े कर लेना। बाय द 1780s देयर वाज एन
outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality। मतलब वो अब धीरे धीरे इतना ज़्यादा आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर यानी कि इतनी ज़्यादा किताबें छपने लग गई राजाओं के खिलाफ, जो क्रिटिसाइज करने लग गया उनकी रॉयल्टी पे कि तुम कितने ऐशो आराम से जी रहे हो, तुम्हारी थिंकिंग कितनी खराब है कि हमसे इतने टैक्स ले लेके खुद इतने ऐशो आराम से जी रहे हो, यू डोंट इवन थिंक अबाउट अस, मतलब हमारे बारे में सोचते भी नहीं हो। इन द प्रोसेस इट रेस्ड क्वेश्चंस अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, यानी कि वो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर जो चल रहा था ना उसके बारे में क्वेश्चन करने लग गए कि ये जो ये कर रहे हैं क्या ये सही कर रहे हैं हमारे साथ, ये ऐसे क्वेश्चंस लोग अपने आप से पूछने लग गए। ये पॉइंट पे आप 7th पॉइंट बना सकते हो। कार्टून्स एंड कैरिकेचर बनाने लग गए, टिपिकली सजेस्टेड दैट द मोनार्की रिमेन्ड एब्जॉर्ब बाय सेंसुअल प्लेजर्स विद द व्हाइल द कॉमन पीपल सफर्ड इमेंस हार्डशिप। मतलब कार्टून्स एंड कैरिकेचर देखो सबने देखे, हमारे न्यूज़पेपर के नीचे बॉटम में न्यूज़पेपर में आता रहता है कि किस तरह से मंत्री लोग आराम से वो कर रहे हैं, कोई पार्टी से रिलेटेड होता है, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, तो ऐसे कार्टून्स एंड कैरिकेचर सब लोगों ने देखे। सो यू कैन ऑल्सो ऐड दिस वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक हार्डशिप से 7th पॉइंट बना सकते हैं। दिस लिटरेचर सर्कुलेटेड अंडरग्राउंड एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स अमंग अगेंस्ट द मोनार्की। तो ये अंडरग्राउंड, क्योंकि अब देखो राजा के सामने खुला खुला ये वो हम नहीं बता सकते कि ये देखो कार्टून एंड कैरिकेचर, नहीं तो राजा हमको मार डालेगा, इसलिए अंडरग्राउंड यानी कि छुप छुप के इसका प्रचार होता था और इस तरह के कार्टून्स एंड कैरिकेचर लोग देखा करते थे। हाउ डू वी लुक एट दीज आर्ग्यूमेंट्स, किस तरह से हम इन आर्ग्यूमेंट्स को देखें। देयर कैन बी नो डाउट दैट प्रिंट हेल्प द स्प्रेड ऑफ आइडियाज, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट पीपल डिड नॉट रीड जस्ट वन काइंड ऑफ लिटरेचर। इफ दे रीड द आइडियाज ऑफ वोल्टेरियो एंड रजियू, दे वर ऑल्सो एक्सपोज्ड ऑन टू मोनार्कियल एंड चर्च प्रोपेगेंडा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि लोग एक ही टाइप के नॉवेल्स एंड एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ते थे किताबें, अगर वो वोल्टेयर एंड रजियो की बातें पढ़े ना तो वो एक्सपोज कर पाएंगे, मतलब वो देखेंगे कि किस तरह से मोनार्की एक्सपोज हो रही है, चर्च की क्या क्या प्रोपोगेंडा है। मतलब लोग जो है एनलाइटमेंट के लिए भी किताबें पढ़ा करते थे। दे वर नॉट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली बाय एवरीथिंग दे रीड और सो, मतलब डायरेक्टली नहीं मान लेते थे कि हाँ जो इन्होंने वोल्टेयर एंड रजियो ने लिखा वो सही होगा। दे एक्सेप्टेड सम आइडियाज एंड रिजेक्टेड अदर्स, वो कुछ को एक्सेप्ट करते थे कुछ को रिजेक्ट करते थे। दे इंटरप्रेटेड थिंग्स देयर ओन वे, वो खुद की तरह समझते थे कि क्या ये इंसान सही बोल रहा है, अच्छा हाँ राजा ने ऐसा करा तो था जो इसने लिखा है, मतलब ये सही बोल रहा है, पर अगर इसने जो लिखा वो राजा ने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं, मतलब ये गलत बोल रहा है, मतलब खुद की इंटरप्रिटेशन लगाते थे। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड, मतलब एकदम डायरेक्टली जैसे सामने लिखा है कौन मान लेगा कि किताब में ये सब लिखा है तुमको करना है, तो वो डायरेक्टली नहीं इस तरह से प्रिंट ने उनके माइंड्स को कंट्रोल करा, बट इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। बट उन्होंने लोगों के दिमाग में एक नए तरीके से सोच विचार करने की भावना को उत्पन्न करा। दैट वॉज द मोटिव ऑफ प्रिंट। ठीक है, अब देखते हैं हम सेशन 5। चलिए अब देखते हैं चैप्टर का 5th सेशन। 5th सेशन है द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। प्रिंट कल्चर जो था उसकी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया था, बहुत ज़्यादा लोग प्रिंट कल्चर का यूज़ करके बुक्स रीड करते थे। तो उससे क्या हुआ, चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर्स, ये 3 जो कैटेगरीज हैं ये बहुत बुक्स पढ़ती थी, बुक्स लिखते थे और बुक्स का यूटिलाइजेशन करते थे। तो उनकी लाइफ में बुक्स ने क्या इम्पैक्ट डाला वो हमको देखना है। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि किस तरह से हम प्रिंटिंग टेक्निक्स इवॉल्व हुई। उन 2 प्रिंटिंग टेक्निक्स पे मतलब वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 5 मार्क का, एक 3 मार्क का। ये वाले पूरे पन्ने में से आने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ MCQ। शुरू करते हैं। द 19th सेंचुरी सॉ वास्ट लीप इन मास लिटरेसी इन यूरोप, ब्रिंगिंग इन लार्ज नंबर्स ऑफ न्यू रीडर्स अमंग चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर। तो हमारे नए क्या बोलते हैं 19th सेंचुरी में लिटरेसी बहुत बढ़ गई यूरोप की। अब लिटरेसी बढ़ी तो वहाँ पे चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर, ये 3 लोग बहुत सारी किताबें पढ़ने लग गए। चलिए चिल्ड्रन से स्टार्ट करते हैं। As primary education became compulsory from the late 19th century, children became an important category of readers. अब क्या हुआ था, प्राइमरी एजुकेशन बच्चों के लिए, जो छोटी एजुकेशन मतलब KG फर्स्ट, KG सेकेंड, नर्सरी, प्ले स्कूल, ये जो था वो कंपलसरी कर दी बच्चों के लिए। इसके कारण चिल्ड्रन जो थे वो इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन गए रीडर्स के। प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक बिकेम क्रिटिकल फॉर द पब्लिकेशन इंडस्ट्री, स्कूल की टेक्स्ट बुक की मांग बढ़ गई। चिल्ड्रन प्रेस भी बनी गई, चिल्ड्रंस प्रेस बनी थी, डिवोटेड इन लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अलोन, जो कब बनी थी, फ्रांस में 1857। इंपॉर्टेंट MCQ आ गया। आगे देखो, दिस प्रेस पब्लिश्ड न्यू वर्क्स एज वेल एज ओल्ड फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स। मतलब इस क्या होता था,
क्या बोलते हैं, इस चिल्ड्रन प्रेस में ओल्ड फेरी टेल्स छपती थी, फोक टेल्स छपती थी। एक ग्रिम ब्रदर्स थे जर्मनी में, उन्होंने सालों लगा दिए ट्रेडिशनल फोक टेल्स इकट्ठा करने में। मतलब जो पुरानी कहानियां होती थी ना, जो चलती हुई आ रही है हिस्ट्री से, तो ग्रिम ब्रदर्स ने सालों लगा इन कहानियों को इकट्ठा करने में, और फिर उन्होंने कलेक्ट करके उसको थोड़ा एडिट करा। उन स्टोरीज को एडिट इसलिए करा क्योंकि उन कहानियों में कोई चीज़ अगर बच्चों के लिए सही नहीं है, कुछ वल्गर है, कुछ अच्छी चीज़ ना हो, बच्चों के लिए जो गलत बन सकती है, तो वो चीज़ों को एडिट करा और 1812 में इसका एक कलेक्शन पब्लिश करा। एनीथिंग दैट वाज कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रंस के लिए अनसुटेबल कंसिडर करी जा सकती थी या फिर वल्गर होती है, उन सभी को वो इंक्लूड नहीं करते थे अपने पब्लिश्ड वर्जन में। रूरल फॉक टेल्स बनाई गई जो दस एक्वायर्ड अ न्यू फॉर्म। इन दिस वे प्रिंट जो थी वो रिकॉर्डेड करी गई ओल्ड टेल्स बट ऑल्सो चेंज्ड देम। प्रिंट ने ओल्ड टेल्स को रिकॉर्ड तो करा लेकिन चेंज करना पड़ा क्योंकि बच्चों के लिए सब चीज़ें सही नहीं होती हैं। अब आते हैं विमेन पे। विमेन जो थी वो इंपॉर्टेंट रीडर्स भी थी और राइटर्स भी थी। विमेन रीड भी करती थी, राइट भी करती थी। पेनी मैगजीन्स आया करती थी विमेन्स के लिए। पेनी मैगजीन्स जो बहुत सस्ती मैगजीन्स होती थी, ये इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि विमेन्स के लिए बनाया जाता था। इन मैगजीन्स के अंदर क्या होती थी, टीचिंग करी जा सकती थी कि हाउस कीपिंग कैसे करें, हाउस कीपिंग यानी घर का काम किस तरह से करा जाए, ये पेनी मैगजीन्स पेनी मैगजीन्स के अंदर इसकी जानकारी होती थी। नॉवेल बिगेन्स टू राइट इन द 19th सेंचुरी। विमेन जो थी वो इंपॉर्टेंट रीडर्स थी नॉवेल्स की। सम ऑफ द बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थी, ये सभी रीडिंग की बात हो गई कि वो नॉवेल्स पढ़ती थी, जिसमें नॉवेल्स पढ़ने में उनको घर को किस तरह से साफ रखना है, किस तरह से क्या क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है, वो इसी मैगजीन पढ़ती थी। और तो और जो विमेन थी वो लिखती भी थी। जो तीन मेन नॉवेलिस्ट थी उस समय की, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जेन ऑस्टिन, ब्रॉनी सिस्टर्स एंड जॉर्ज एलियट। तो ये जो तीन विमेन थी ये बहुत बड़े नॉवेलिस्ट थी, यानी कि नॉवेल्स लिखती थी उस समय। दियर राइटिंग्स बिकेम इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग अ न्यू टाइप ऑफ वुमन। वो अपनी कहानियों में वुमन का एक नया किरदार लिखती थी, क्योंकि पहले मेनली मैन लिखते थे, मैन वुमेन को साइड कैरेक्टर की तरह लिखते थे, लेकिन इन्होंने वुमन को एक नया वे से नए तरीके से बताया कि वुमन में भी इतनी इंटेलिजेंस होती है, उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को दिखाया। अ पर्सन विथ विल, जिसमें एक मतलब इच्छा शक्ति हो, स्ट्रेंथ हो पर्सनैलिटी की, डिटर्मिनेशन हो, थिंक करने की पावर हो, एकदम वुमन को नए तरीके से इमेजिन करके उन्होंने अपनी क्योंकि औरत को ढंग से एक्सप्लेन कर पाएगी ना, इसके कारण। अब आते हैं हम वर्कर्स पे। वर्कर्स क्या लिखते थे, लैंडिंग लाइब्रेरीज। लैंडिंग लाइब्रेरीज का मतलब होता है जहां पर आप किताब लैंड कर सकते हो, यानी ले सकते हो, पढ़ के वापस लाइब्रेरी में रख सकते हो, इशू कराना बुक, ठीक है। हैड बीन इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द 17th सेंचुरी से लैंडिंग लाइब्रेरीज चलती आ रही है। इन द 19th सेंचुरी अब क्या हुआ, लैंडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड बिकेम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एजुकेटिंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स। व्हाइट कॉलर वर्कर्स का मतलब एक प्रॉपर टाइप ऑफ वर्कर्स थे जो लैंडिंग लाइब्रेरीज का यूज करते थे इन इंग्लैंड। बिकेम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एजुकेटिंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिशंस एंड लो मिडिल क्लास पीपल। समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोड फॉर देमसेल्व्स। जो थोड़े बहुत एजुकेटेड सेल्फ एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं ना, वो खुद के बारे में लिखा करते थे, अपनी जिंदगी के बारे में लिखा करते थे। आफ्टर द वर्किंग डे वॉज ग्रेजुअली शॉर्टेड फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, वर्कर हैड सम टाइम फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। अब क्या हुआ था, वर्किंग डेज को शॉर्ट कर दिया गया था मिड 19th सेंचुरी में। वर्किंग डेज शॉर्ट हो गए तो लोगों के पास खुद के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करने का समय मिल गया। दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर। वो बताया करते थे कि हम एक वर्कर है तो व्हाट आर द थिंग्स जैसे हम गो थ्रू करते हैं। फर्दर इनोवेशन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। फर्दर इनोवेशंस में हमको बताया गया कि और क्या क्या इनोवेशंस आई प्रिंटिंग टेक्निक्स में। इनोवेशंस यानी कि बेटरमेंट, ओके। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा। बाय द लेट 18th सेंचुरी, वेट, तो मैंने पहले से ही क्वेश्चंस को मार्क कर दिया है फॉर इजी कन्वीनियंस, फटाफट हो जाएगा। तो जो मैंने हाईलाइट किया सिर्फ वही आंसर के पॉइंट से, बाकी सब रीड करना है। बाय द लेट 18th सेंचुरी द प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल। थ्रू द 19th सेंचुरी देयर वाज अ सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशंस ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अब क्या हुआ, फर्दर इनोवेशंस आए। तो व्हाट इनोवेशन टुक प्लेस इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन द 19th सेंचुरी, ये क्वेश्चन आएगा। 5 नंबरों का ये क्वेश्चन आने वाला है। पहला पॉइंट देखते हैं हमारा। Richard M. Ho of New York had perfected the power-driven and cylindrical press। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभार एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है, सिलेंड्रिकल प्रेस कौन लेकर आए। सिलेंड्रिकल प्रेस लाए थे रिचर्ड एम हो। अभी सिलेंड्रिकल प्रेस क्या कर पाती थी, दिस वॉज केपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट ऑफ पेपर्स पर आवर। तो 8000 शीट आप हर घंटे में सिलेंड्रिकल प्रेस से
प्रिंट कर सकते हो। दिस प्रिंट वॉज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर प्रिंट करने में हेल्प करती थी इन द लेट 19th सेंचुरी। थर्ड पॉइंट देखो, the offset press was developed which could print up to 6 colors at a time। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो हमारे ऑफसेट प्रेस आया था, जो डेवलप हुआ था, वो 6 कलर प्रिंट कर सकता था एक ही बार में। फ्रॉम द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस एक्सेलरेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशन। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस होती थी ना, वो और आगे फास्टर कर दिया प्रिंटिंग ऑपरेशन को। A series of other developments भी आई। Methods of feeding paper improved, the quality of plates became better, and हमारा automatic paper reels आने लग गई, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स आने लग गए ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस। तो ये अलग अलग मेथड्स, नए नए इनोवेशंस आने लग गए बाय द टेक्नोलॉजी। द अक्यूमुलेशन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल मैकेनिकल इंप्रूवमेंट्स। अब धीरे देखो, कभी एक साल में ये नई मेथड आई, अगले साल ये मेथड आई, उसके अगले साल कुछ अलग मेथड आई, तो उन सबको अक्यूमुलेट करा जाए तो इन सभी का एक्यूमुलेशन ने ट्रांसफॉर्म कर दिया पूरा का पूरा हमारा प्रिंटेड टेक्स्ट की अपीयरेंस को। फिर क्या हुआ, प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स कंटिन्यूसली डेवलप नई स्ट्रेटेजीज टू सेल देयर प्रोडक्ट। अब नई नई स्ट्रेटेजीज आने लग गई, बहुत वास्ट मार्केट हो गया प्रिंट का। तो अब आपको पता है कि अब सब बहुत सारी बुक स्टोर्स खुलने लग गए, तो लोग क्या क्या स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते थे ताकि बायर्स अट्रैक्ट हो। 19th सेंचुरी तक पीरियोडिकल सीरियलाइज्ड इंपॉर्टेंट नॉवेल्स आने लग गई। सीरियलाइज्ड इंपॉर्टेंट नॉवेल्स का यानी कि जो नॉवेल सीरीज में चलती है, हैरी पॉटर सबने सुना है, 7 नॉवेल्स की वो सीरीज है। ट्वाइलाइट के बारे में आपने सुना होगा, 5 नॉवेल्स की वो सीरीज है। और भी बहुत सारे, जैसे कि हमारा माय फॉल्ट आ गया, 3 नॉवेल्स की सीरीज़ है। तो ऐसे बहुत सारे जो नॉवेल्स होते हैं वो सीरीज़ में आते हैं। तो वो सीरीज़ नॉवेल्स का उन लोगों ने एक नया ट्रेंड चालू करा, विच गेव बर्थ टू अ पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग नॉवेल्स। अब उस तरह से लोग लिखते थे कि कहानी खत्म ही नहीं हो रही, अभी आपने एक मूवी देख ली और उसके बाद सेकेंड पार्ट आ गया उस मूवी का। दैट्स द सेम हाउ नॉवेल वर्क्स। In England, popular works were sold in cheap series called the Shilling series। अब इंग्लैंड में क्या, शायद तक लोग इतने अमीर नहीं थे, तो फॉर द पुअर पीपल चीप सीरीज बनने लग गई किताबों की, जिसको बोला जाता था शाइलिंग सीरीज या फिर शीलिंग सीरीज, जो बोलना है बोलो। द डस्ट कवर और द बुक जैकेट इज ऑल्सो 20th सेंचुरी इनोवेशन। बहुत अच्छा है। आप सभी ने देखा होगा कि बुक्स जो आती है ना, उनके जो आखिरी वाले मोटे गद्दे, उनके ऊपर गद्दे जो होते हैं उनके ऊपर ऐसे कवर होता था, बुक्स के ऊपर एक कवर होता था। मैं कैसे बताऊं, ये देखो ऐसे फोल्ड होता है वो। ये जो 2 मेन फोल्ड होते थे ना, इसके अंदर हमारी बुक का वो आ जाता था, बुक के कवर, और इस तरह से वो कवर दिखता था। आप वो डस्ट को प्रिवेंट करता था। आप चाहो तो कागज़ हटा सकते हो, कागज़ आप इसे लटका कर अपना एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हो। आई होप जिसने देखा होगा वो वो अच्छे से मेरे साथ रिलेट कर पा रहा होगा, बिकॉज आई कैंट शो या फिर ड्रॉ मेरे से इतना अच्छे से हो नहीं रहा है, या फिर आई थिंक मैं वापस से रीड्रॉ करके देखता हूँ। हाँ, इस तरह का वो कवर होता था, इस टाइप का। ये बुक के ऊपर लगता था ये कवर, बुक इसके अंदर फिट हो जाती थी हमारी बुक, और वो कवर उसके ऊपर से लगता था। और ये कवर आप चाहो तो बाहर से भी हैंग कर सकते हो। ऑल्सो 20th सेंचुरी इनोवेशन, वो उसके आगे आप लगा सकते हो, विच यूज टू अट्रैक्ट बायर्स। विद द ऑनसेट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, जैसे ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 में, पब्लिशर फियर्ड अ डिक्लाइन इन बुक परचेज। ऑफ कोर्स, अगर ग्रेट डिप्रेशन आएगा तो लोगों की तनख्वाह कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे, तो उसके कारण लोगों को डर लगता था कि शायद हमारा बुक परचेज में डिक्लाइन देखा जाएगा, लोगों को ऐसा लगता था। बट टू सस्टेन बाइंग दे ब्रॉट आउट चीप पेपर बैक एडिशन। तो पेपर बैक एडिशन सब लोगों को पता है, जिसने भी आज तक अगर अपने जीवन में कोई भी बुक खरीदी होगी, सो हु कैन रिलेट विथ मी। एक आते हैं ऑफिशियल एडिशन, एक आते हैं पेपर बैक एडिशन। जो ऑफिशियल एडिशन होते हैं वो मोटे पेपर पे छपे जाते हैं, उनका जो कवर होता है वो हार्ड कवर होता है, बढ़िया वाला। एंड पेपर बैक एडिशन इज सेम नॉवल, कुछ भी चेंज नहीं होता है, बट द पेपर्स आर थिन, और उसका जो कवर होता है ना, वो भी सिंपल सा कवर होता है, हल्का सा थिक होता है। And I think so most of the people buy paperback edition because they are very cheap as compared। अगर कोई paperback edition 300 रुपए का है, so the main book will be 800 रुपए तक की हो सकती है। That's the difference between hard cover and paperback edition। 2 टाइप्स की आप बुक ले सकते हो। So that's all in this वाला। और हाँ, ये हमको थोड़े एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहे हैं भाई, हमारे इंडिया में भी यही होता है। आप कहीं भी चले जाओ, यही
हर एरिया का इलाका होता है, हर जगह होर्डिंग, कहीं पोस्टर, कभी कहीं बिल बोर्ड्स लगे रहते हैं, अलग अलग तरीके से लोग अपनी एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस आ गया था, लोग अपनी अपनी चीज़ों का अच्छी तरीके से एडवर्टीजमेंट प्रचार करते थे। ये उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम सब ने अपनी लाइफ में देखा है, तो फोटो में देखने की क्या ज़रूरत है। ये इंग्लैंड का हमको बताया गया है, रेलवे स्टेशन का एक सीन है, और किसने लिथोग्राफ किया है, हमारे एल्फ्रेड कॉनोकेन ने 1874 के। सो दैट्स ऑल फॉर द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 2 में हमको छठा, सातवां, आठवां, नौवां सेशन देखना है। छोटा सा है, 6th सेशन थोड़ा बड़ा है, सो नॉट 6th सेशन, हमारा ये कौन सा सेशन बड़ा है इसका, 8th सेशन थोड़ा बड़ा है। बाकी तो 2-2 पन्ने के हैं, फटाफट निपटा देंगे। सो फर्स्ट सेशन में आई थिंक सो आपको सब समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आए तो भाई कमेंट्स में डाल देना, आई विल क्लियर योर डाउट। हिस्ट्री को इसी तरह मज़ेदार तरीके से पढ़ते रहिए। प्रिंट कल्चर है हमारा चैप्टर, बहुत ईजी। सारे क्वेश्चन आपको मैंने मार्क करा दिए, सारे MCQs भी बता दिए हैं। जहाँ मैंने कुछ नहीं बोला समझ लो, वो भी MCQ के लिए आ सकता है, बोर्ड कुछ भी दे सकता है MCQ में, तो हमको याद रखना है उन चीज़ों को। सो आई थिंक सो आपको चैप्टर समझ आया होगा। कोई डाउट आए तो कमेंट में डाल देना, आई विल क्लियर योर डाउट। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी डाल देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। पार्ट 2 का वेट करिए, जल्दी से अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड हाँ, सब्सक्राइब एंड लाइक तो कर ही देना।